हेलो स्टूडेंट। सबसे पहले हम ना बॉन्ड्स को समझेंगे, उसके बाद कुछ उसके बेसिक्स टर्म्स जो हैं उन्हें यहाँ पे समझेंगे, साथ में क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं बॉन्ड्स की या डिवेंचर की, तो ये बेसिकली है क्या चीज़? ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे जो इशूअर होता है, किसका इशूअर? जिसने इस बॉन्ड को या डिवेंचर को इशू किया है ना, वो बाउंड हो जाता है, क्योंकि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तो वो बाउंड हो जाता है पे करने के लिए। क्या क्या पे करने के लिए? एक कि प्रोडक्टली उसको इंटरेस्ट पे करना है, जिसको बॉन्ड के केस में हम कूपन कहते हैं, और दूसरा क्या पे करना है? प्रिंसिपल अमाउंट उसकी मेच्योरिटी पे रीपे करना होता है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जितना भी उन्होंने परचेज किया है या जितने का भी बॉन्ड लिया है वो टोटल वैल्यू तो पे करनी है, दैट इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट। साथ में आपको हर साल कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब ये जो कूपन होता है ना, ये इंटरेस्ट रेट होता है, वो डिपेंड करता है कि वैसे एनुअली पे किया जाता है, पर कई जगह इसको बाय एनुअली वगैरह भी पे किया जा सकता है, या सेमी एनुअली मतलब पे कर सकते हैं। तो ये हो गया बॉन्ड के बारे में। तो कहने का मतलब बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली किस लिए इशू किया जाता है कि जो इशूअर है ना वो फंड को रेज कर सके, उसे बहुत सारा पैसा चाहिए, वो पैसा वो किसके थ्रू रेज करने वाला है? बॉन्ड के थ्रू रेज करेगा। पर ये जो फंड रेज करेगा वो उसके साथ एक डेब्ट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगी। डेब्ट ऑब्लिगेशन मतलब उधार लेने का ऑब्लिगेशन। तो जब आप किसी से उधार लेते हैं तो क्या करना होता है? उधार का अमाउंट पे करना होता है, साथ में साथ उसको एडिशनली इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। सो इसी चीज़ को, इसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो जो डेब्ट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू यूज़ की जाती है उसको जनरली हम बॉन्ड बोलते हैं। वहीं पे अगर ये डेब्ट सिक्योरिटीज़ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ या जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के थ्रू इशू की जाती हैं तो वो उसे डिवेंचर्स कहते हैं। हाँ मतलब पर ये देखा जाता है कि ये दोनों ही टर्म्स जो बॉन्ड्स या डिवेंचर्स हैं उन्हें ना इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। मतलब बॉन्ड्स और डिवेंचर मतलब एक ही है, क्योंकि दोनों ही डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना। पर अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएंगे, जैसे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो SARA वगैरह में यहाँ पे क्या किया गया ना, इनके डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट किया गया डेफिनेशन वाइज कि बॉन्ड और डिवेंचर में डिफरेंस है। पर अगर हम बेसिक्स की बात करें, मतलब अगर हम जैसे डेरिवेटिव्स मार्केट में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं, तो जो बेस है ना वो सेम है, दोनों का नेचर सेम है दोनों का। मतलब क्या नेचर है कि ये डेब्ट ऑब्लिगेशन क्रिएट करने वाला है, जहाँ पे जो भी इशूअर है, जिसने भी इशू किया है, वो ये माना जाता है कि उसे भाई पैसा चाहिए, उधार पैसा ले रहा है पब्लिक से, जिसको भी बॉन्ड इशू कर रहा है पब्लिक से, वो उधार पैसा ले रहा है और उधार पैसे के बदले वो उनको क्या देगा? इंटरेस्ट पे करेगा, जिसको हम कूपन बोलेंगे। और उसके अलावा जब टाइम आ जाएगा, जितने साल के लिए उधार लिया गया होगा, जैसे वो साल कंप्लीट होगा, मतलब मैच्योरिटी पूरी होगी, फिर वो जितना उधार का अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी पे कर दिया जाएगा। सो इसी को हम बॉन्ड्स कहते हैं, इसी को हम डिवेंचर कहते हैं। क्लियर हो गया? एक तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। 14 मार्च 2023 को टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड ने क्या किया? एक बॉन्ड इशू किया जिसकी वर्थ कितनी थी? 2000 करोड़ रुपीज़ की थी, और कूपन रेट कितना था? 8.3% पर एनम था। मैच्योरिटी पीरियड कब की थी? 2 साल 11 महीने की मैच्योरिटी पीरियड थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है ना, उसको 2000 करोड़ रुपए चाहिए हैं, तो इसी के लिए उसने बॉन्ड इशू किया। तो जब बॉन्ड इशू कर दिया तो लोगों ने परचेज़ किया होगा तो उसको कितना पैसा मिल गया? 2000 करोड़ रुपए रिसीव हो गए। ठीक, अब ये 2000 करोड़ पाने के लिए उसको हर साल एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 8.3% एनुअली। 8.3% के हिसाब से उसको हर साल इंटरेस्ट पे करना होगा अपने बॉन्ड होल्डर्स को। क्लियर है? और जब 2 साल 11 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको ये जो 2000 करोड़ रुपए थे पूरे के पूरे, ये भी वापस करने पड़ेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। इज इट क्लियर? तो देखिए, बॉन्ड के केस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें, आप एग्जाम्पल से भी समझिए, तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि यहाँ जो कैश फ्लो है ना वो फिक्स्ड है। मतलब आपको नोन है कि कैश फ्लो कितना है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों का कैश फ्लो होने वाला है। और साथ ही साथ आपको टाइम हॉरिजन भी कंप्लीट है कि मैच्योरिटी पीरियड ये है, इस टाइम पीरियड पे आपको इतना प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है और हर साल इतना इंटरेस्ट पे करना है। मतलब जो पैसा जाने वाला है, या अगर आप बॉन्ड होल्डर हैं तो कितना पैसा आपको मिलने वाला है ये आपको पता है, और जो इशूअर है उसको भी पता है कि उसको कितना पैसा देना है। ठीक है? तो यहाँ पे हर एक चीज़ क्या दिख रही है? स्पेसिफाइड और फिक्स दिख रही है। इसी वजह से बॉन्ड की कैलकुलेशन करना, बॉन्ड की वैल्यू को समझना ईजी हो जाता है कंपैरेटिवली स्टॉक के। जब हम शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं तो वहाँ पे हमें कैश फ्लोज फिक्स्ड नहीं होते हैं, है ना, वहाँ कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चीज़ें फिक्स्ड हैं, इसीलिए इनकी वैल्यूएशन ईजी हो जाती है। हालांकि
कुछ टाइप के बॉन्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गया, कॉलेबल बॉन्ड्स हो गए, ये सारे वो बॉन्ड्स हैं जहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको थोड़ी सी इश्यूज़ आते हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाती हैं, कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो सिनेरियो हो जाता है आपका थोड़ा। अदरवाइज आपको ये सब चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, इसीलिए बॉन्ड की वैल्यूएशन ईजी है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे किसकी, नेचर या फीचर्स ऑफ बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉन्ड्स की। देखिए जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बॉन्ड की, तो एक चीज़ जो पहली होती है कि भाई ये एक लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मतलब ये क्या चीज़ है, ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। आपको जो डेब्ट की ऑब्लिगेशन है ना वो क्रिएट होने वाली है, ये उधार लेने का इंस्ट्रूमेंट है। जो ये इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि ये भाई उधार लिया गया है। जैसे शेयर्स आप देखते हैं तो शेयर्स ओनरशिप की बात करता है, उधार की बात नहीं करता। कंपनी शेयर्स इशू करके भी फंड रेज करती हैं, पर वो क्या करती हैं, ओनरशिप देने की बात करती हैं, मालिकाना हक देने की बात करती हैं। पर अगर इस बॉन्ड को कोई परचेज करता है, इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ये पता है कि उन्होंने उधार दिया है इस पर्टिकुलर कंपनी को या गवर्नमेंट को, जिसका भी बॉन्ड है। क्लियर है? तो ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो ये शो करता है कि भाई यहाँ पे उधार की बात हो रही है। ठीक, जनरली बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा इसमें पार वैल्यू मेंशन होती है। जो पार वैल्यू होती है वो क्या हो गया कि पार वैल्यू बताती है कि बॉन्ड कितने का है, जो उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू बॉन्ड की कितनी है। वो क्या होता है कि जो बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है ना, वो बॉन्ड सर्टिफिकेट पे वो पार वैल्यू या वो फेस वैल्यू मेंशन होती है, और ये कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे मैंने कहा ना कि हम 2000 करोड़ के बॉन्ड इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी फेस वैल्यू हो गई कि 2000 करोड़ के। अब इसको हम प्रीमियम पे भी इशू करें, पार पे इशू करें, वो एक अलग बात है, पर जो फेस वैल्यू है, जो पार वैल्यू है, जो बॉन्ड के सर्टिफिकेट पे मेंशन रहेगी, वो क्या है, वो पार वैल्यू है, वो ये 2000 करोड़ ही है। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक, इसके अलावा इन बॉन्ड्स को हम पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2000 करोड़ के जो बॉन्ड हैं वो 2100 करोड़ में इशू किए जाएंगे, या 2000 करोड़ के जो बॉन्ड हैं वो आपके सिर्फ 1800 करोड़ में इशू किए जा रहे हैं। मतलब आपको 2000 करोड़ का बॉन्ड आप खरीद ले रहे हैं, उस बॉन्ड पे वैल्यू क्या लिखी गई, पार वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, 2000 करोड़ है, लेकिन आपको खरीदते वक्त, आप बॉन्ड होल्डर हैं, आपको जब उसे खरीदने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 1800 करोड़ रुपए देने हैं। ठीक है, आपको 2000 करोड़ नहीं देने, लेकिन मैच्योरिटी पे आपको जो फेस पे लिखा है 2000 करोड़ वो मिलने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? सो कहने का मतलब कि जो ये बॉन्ड है ना वो इशू किया जा सकता है पार पे भी, प्रीमियम पे भी, और डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है, डिपेंडिंग कि कंपनी कैसी है या जो गवर्नमेंट है वो क्या सोच के इशू कर रही है। इस तरह से चीज़ों को कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उस हिसाब से ये पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू होता है। फिर एक आता है कूपन। बॉन्ड्स अपने साथ कूपन लेके आते हैं। कूपन क्या होता है, ये वो रेट होता है जिस रेट पे इशुइंग कंपनी या जो इशुअर है वो बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है। मतलब जिसने भी बॉन्ड को परचेज किया उसको इसी रेट से इंटरेस्ट मिलने वाला, ब्याज मिलने वाला है, हर साल मिलेगा। ठीक है, सो ये एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो उस बॉन्ड सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड होता है, फिक्स्ड होता है, और ये किस पे कैलकुलेट होता है, उसके फेस वैल्यू पे। मतलब अगर जैसे मैंने कहा 8.3 है तो 8.3 किस पे कैलकुलेट होगा, कूपन रेट जो उसकी फेस पे वैल्यू लिखेगा, 2000 लिखा तो 2000 पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, प्रीमियम पे इशू किया गया था, पार पे था, डिस्काउंट पे था, उस वैल्यू से मतलब नहीं है। इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलेगा, जो उसकी फेस वैल्यू होगी, जो पार वैल्यू होगी उस पर कैलकुलेट होगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और बता दूं, देखिए जीरो कूपन बॉन्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो अपने साथ कूपन रेट कैरी करते ही करते हैं, वो फिक्स या फ्लोटिंग रेट का हो सकता है। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स नाम से क्लियर है कि यहाँ पे कूपन जीरो है, मतलब यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? तो इस तरीके के ये हमारे कूपन रेट होते हैं जो हमें बॉन्ड्स में देखने को मिलते हैं। और क्या चीज़ें होती हैं बॉन्ड्स में, मैच्योरिटी पीरियड होती है। मैच्योरिटी पीरियड मतलब क्या हो गया कि ये वो डेट होता है जिस डेट पे प्रिंसिपल अमाउंट रिपे किया जाता है बॉन्ड होल्डर को। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे ही ये मैच्योरिटी पीरियड आ गया तो ये जो लोन एग्रीमेंट था, ये जो डेब्ट की ऑब्लिगेशन थी वो एंड हो जाने वाली है, वहाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड जिसे कहा, मैंने कहा 2 साल 11 महीने, तो 2 साल 11 महीने के बाद आपको ये पूरा पैसा रिपे करना होगा। तो इसका मैच्योरिटी पीरियड कितने साल का है, 2 साल 11 महीना। ये इतने टाइम पीरियड पे कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये पे करना, ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक, एक और टर्म आता है बॉन्ड में जो होता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो आप ना ये जितने भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आप ये समझिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉन्ड में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इन्हें एलिमेंट्स ऑफ बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, कि बॉन्ड में ये सारी चीज़ें आप रहेंगी।
तो एक आता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। अब ड्यूरेशन क्या हो गया, देखो मैच्योरिटी पीरियड तो क्लियर हो गई, पर ड्यूरेशन क्या होती है? तो ड्यूरेशन बेसिकली कुछ नहीं, वो एक एवरेज टाइम है जो इन्वेस्टर्स को बताता है कि इस एवरेज टाइम के अंदर आपने जितना पैसा लगाया वो रिसीव कर ले जाएंगे। कहने का मतलब ये समझिए कि अगर मैंने बॉन्ड परचेज़ किया, मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेज़ किया और गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज़ करने के बाद मैंने उस परचेज़ करने के लिए 2,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है। तो अब मेरा मैटर ये होता है कि ये 2,000 रुपये मुझे कितने टाइम में रिसीव हो जाएगा, मतलब जो ये इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे हर साल, है ना, और जो अगर मैं इसे सेल कर सकती हूँ, तो अगर मैं मार्केट में इसको सेल करने गई तो मतलब ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या देखना है कि जितना पैसा मैंने लगाया वो कितने ऑन एन एवरेज कितने टाइम पीरियड में मुझे रिसीव हो जाता है, मैच्योरिटी पीरियड में नहीं, ऑन एन एवरेज कितने टाइम पीरियड में मैंने इसको रिकवर कर लिया। भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो फायदे के लिए करता है ना, कि जितना पैसा लगाया उतना ही उसको मिले तो क्या फ़ायदा हुआ। तो ये कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बताता है कि भाई आपका भले मैच्योरिटी पीरियड कितने टाइम पीरियड का हो, पर आपने इस बॉन्ड में लगाई जाने वैल्यू को, जितना आपने इस पैसे में लगाया है पैसा, वो कितने टाइम पीरियड में ही आपने रिकवर कर लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है वो आपका प्रॉफिट है। तो वो चीज़ हमको क्या कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कहते हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड को भी कैलकुलेट करने के बहुत सारे हैं, जैसे कि मैकुले है, मैकुलर ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये फॉर्मूला देते हैं कि जिसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ ईयर्स को मेजर कर पाते हैं कि कितने टाइम पीरियड पे आपकी बॉन्ड की जो ट्रू कॉस्ट है वो रिकवर हो गई है। अब जैसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन में क्या हो गया कि चीज़ें इंटरेस्ट वगैरह जो वेरी करेगा, या मतलब जो रियल इंटरेस्ट है उस सब के बेसिस को उन्होंने कंसीडर किया हुआ है। तो इस तरह से मैकुलर ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन बॉन्ड्स कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। फिर एक और चीज़ आती है हमारी रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू क्या हो गई, रिडीमेबल वैल्यू जो होती है, मतलब एक बुलेट पेमेंट, इन शॉर्ट पेमेंट, टोटल पेमेंट, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जब वो आपको रिपे किया जा रहा है तो वो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू होती है। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो रिपे किया जाएगा मैच्योरिटी पीरियड पे ना, उसमें भी ऑप्शन आता है कि ये आपको प्रीमियम पे रिपे किया जाएगा या पार पे ही रिपे किया जाता है, मतलब फेस वैल्यू ही रिपे की जाएगी, या फिर आपको फेस वैल्यू से एक्सेस पे किया जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि डिस्काउंट में किया जाए, पर रेयर ऑफ द रेयर चांस है, क्योंकि कोई डिस्काउंट पे क्यों ही खरीदना चाहेगा कि हम 2,000 करोड़ के बॉन्ड को हमको जब मैच्योर होकर मिलेगा तो सिर्फ 800 मिलेगा या 1,800 मिलेगा या 1,900 मिलेगा, तो ऐसा कोई क्यों ही खरीदना चाहेगा। तो डिस्काउंट रेयर ऑफ द रेयर है, बट बेसिकली रिडेम्पशन वैल्यू किस पे होती है, प्रिंसिपल मतलब पार अमाउंट पे या प्रीमियम अमाउंट पे होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया रिडेम्पशन वैल्यू। अब एक और बॉन्ड में चीज़ देखने को मिलती है, क्रेडिट वर्दिनेस या रेटिंग, है ना। तो जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो रेट किए जाते हैं एजेंसीज के थ्रू, लाइक S&P है, मूडीज़ वगैरह है ना, इंडिया के भी बहुत सारी क्रिसिल वगैरह हैं। तो ये सब क्या करती हैं, ये बॉन्ड को रेट करती हैं कि और किस बेसिस पे रेट करती हैं कि इश्यूअर्स की एबिलिटी क्या रही है डेप्ट को रिपे करने की, मतलब क्रेडिट वर्दीनेस क्या, कितना ट्रस्टवर्दी है ये बॉन्ड, तो इसको रेट करेंगे। अब जैसे आपको पता है, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देखते हैं, आप पढ़ने जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, तो आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसे देखते हैं, आप क्या कहेंगे कि हाँ हमने देखा है कि भाई इसमें इतने प्लेसमेंट हो गई है, इतने लोगों को जॉब मिल गई है, ये तो वो कॉलेज कह रहा है। पर अगर आपको ये जानना है कि वाकई में ये सही है, तो कोई बाहर की एजेंसी अगर उसे रेट कर देती है तो आप समझते हैं ना कि हाँ भाई ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छा है। जैसे अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो नैक का ग्रेड मिलता है, तो आप देखेंगे कि कई कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट अपने सामने लिखते हैं कि मुझे नैक से A ग्रेड मिला है, नैक से B+ ग्रेड मिला है, नैक से A+ ग्रेड मिला है। तो ये क्या हो गई, वो एजेंसीज है, नैक वो इंस्टीट्यूशन है जो ग्रेडिंग कर रही है, बता रही है कि हाँ भाई आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वाकई में अच्छा है कि नहीं। वो पूरी अपने कुछ मेजर्स रखते हैं, उस सब पे उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चेक करते हैं कि इन सब पे इसकी क्या क्राइटेरिया है, कैसे सेट हो रहा है, क्या काम कर रहा है, उन सब पे उसको चेक करते हैं, उसको रेट देते हैं। तो आप उस बेसिस पे समझ जाते हैं कि अच्छा भाई नैक A+ है तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। इसी तरीके से ये बॉन्ड भी है कि बॉन्ड को भी रेट किया जाता है, कोई बाहरी एजेंसी जैसे बताया ना S&P, मूडीज़ और क्रिसिल, ये सब ना, ये सब रेट करके बताएंगे कि हाँ भाई ये बॉन्ड बहुत ट्रस्टवर्दी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, क्योंकि जिसने इस बॉन्ड को इशू किया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि भाई वो हमेशा टाइमली पेमेंट कर देता है, इंटरेस्ट भी पे कर रहा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करता है, सही, सब कुछ सही है। तो आप उस रेट से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। जो हायर रेटेड बॉन्ड्स होते हैं ना, जिनका रेटिंग बहुत अच्छी होती है, तो इस तरह के बॉन्ड्स को ये माना जाता है कि भाई इसमें रिस्क बहुत कम है, क्योंकि सेफ इन साइड है ना। सेफ साइड क्यों है, क्योंकि रेटिंग अच्छी है, इसका मतलब कि जो इशूअर है उसकी एबिलिटी सही है, वो कैपेबल है, वो बॉन्ड्स को रिपे करता आया है, इस तरीके से। वहीं पर जो लोअर रेटेड बॉन्ड होते हैं, ये लोअर रेटेड बॉन्ड में अगर आप देखेंगे ना, जिनको इन एजेंसीज से बहुत कम रेट मिला हुआ था, उन बॉन्ड की यील्ड बहुत ज़्यादा होती है ना, उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा होता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कारण क्योंकि
इसीलिए तो रिस्क है, क्योंकि उनको रेटिंग कम मिली क्यों? क्योंकि रिस्की था, कभी कभी उन्होंने रिपे नहीं किया है, लेकिन लोग तब भी उनको परचेज करें, इसीलिए उन्होंने हायर रिटर्न देने का वादा किया हुआ है, तो वहाँ पर रिस्क उठाना पड़ता है लो रेटेड बॉन्ड को। तो ये इस तरीके से हम बॉन्ड की क्रेडिट वर्दिनेस को भी चेक करते हैं। और अब एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज यील्ड। बॉन्ड में यील्ड की बात बहुत की जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट जो बात हो रही है वो एक है, पर यील्ड की बात करते हैं। यील्ड क्या होता है? यील्ड वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो इन्वेस्टर्स को बॉन्ड या किसी भी इन्वेस्टमेंट पे रिसीव होता है, अर्न करता है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर कूपन रेट भी तो यही है, उससे रिटर्न तो हमको मिलता है, इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी तुम्हारा रिटर्न ही होता है, तो फिर यील्ड और रिटर्न में क्या अंतर है? सो यील्ड और रिटर्न में अंतर है ना, वो मैं आपको एग्जांपल से भी बहुत अच्छे से अभी यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए जो यील्ड होता है ना, यील्ड कई तरीके के होते हैं। करंट यील्ड हो गया, यील्ड टू मैच्योरिटी हो गया, यील्ड टू कॉल हो गया। तो जो जैसे मैं करंट यील्ड की अगर बात करूँ, तो करंट यील्ड हमें ये कहता है कि आप जो भी रिटर्न पा रहे हैं, जो भी कूपन रेट आपका है, ठीक है, अगर हम उसको करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो एक्चुअली वो कितना रेट है, ठीक है। जैसे आपने लिखा कि हम 10% के रेट से आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, ये तो एक बात हो गई, पर 10% के रेट से जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो फेस वैल्यू पे कर रहे हैं, पर अगर उसको हम कंपेयर करें आज उसका जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, अगर आज खरीदने जाते हैं और मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे उस इंटरेस्ट के अमाउंट को कंपेयर करें तो कितना रेट बन के आता है, ये रेट कहलाता है यील्ड। मतलब ये ना मार्केट इंटरेस्ट रेट आप कह सकते हैं इसको, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट है। तो ये करंट मार्केट प्राइस पे बेस्ड होता है कि इन्वेस्टर्स अगर करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो उनको एनुलाइज्ड क्या रिटर्न मिल रहा है। यील्ड मींस रिटर्न, ठीक है, तो ये समझिएगा। अब इसका करंट यील्ड जैसे निकालने का फॉर्मूला मेंशन होता है, क्या होता है कि आपको क्या इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपकी करंट में मार्केट प्राइस क्या चल रही है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आता है? यील्ड निकल के आ जाता है ना। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ की है, ठीक है, उसका कूपन रेट कितना है? 12% का है, और वो अभी मार्केट में जो सेल हो रहा है वो किस प्राइस पे सेल हो रहा है? 800 के प्राइस पे सेल हो रहा है। मतलब समझिए कि मार्केट में उसका जो रेट चल रहा है वो 800 चल रहा है, पर फेस वैल्यू कितनी है? 1000 की है, ठीक है। करंट यील्ड बॉन्ड की आपको कैलकुलेट करना है कि वाकई में क्या रिटर्न मिल रहा है। वैसे तो देखने में दिख रहा है कि भाई 12% का रिटर्न है, पर एक्चुअल रिटर्न, एनुलाइज रिटर्न अगर करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो क्या ये 12% है या उससे ज़्यादा है? तो करंट यील्ड का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाई करंट मार्केट प्राइस प्लस मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक 1000 पे 12% जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 रुपीज़ इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, और मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? 800। तो हमारा करंट यील्ड कैसे निकलेगा? 120 डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आया? 15%। कहने का मतलब ये जो 1000 वाला कूपन है जो कहता है कि 12% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, पर अगर उसे आज की मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो एक्चुअल यील्ड उसका कितना है? 15% का है। एक्चुअल रिटर्न कितना है? 15% का उसका है। समझ में आई बात? तो इस तरीके इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉन्ड होल्डर आज खरीदने गया, उसको आज के प्राइस पे 800 के प्राइस पे खरीदेगा ना, क्योंकि आज करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है? 800। तो अगर वो बॉन्ड परचेस करने गया तो 800 रुपीज़ में परचेस करेगा, पर उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1000, ठीक है। उस पर रेट क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट 12% का। पर जब 800 पे आप खरीदते हैं तो 12% एक्चुअली 12% नहीं है, आपको आपने 800 का खरीदा और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 120 मिलेगा, और 120 आपको एक्चुअल में 15% का रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। तो रियल यील्ड उसकी कितनी है? 15% है। ये बताता है यील्ड। बात समझ में आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि यील्ड क्या चीज़ है। यील्ड ना इंटरनल रेट हो गया, एक तरीके से रियल रेट हो गया, करंट मार्केट प्राइस से कंपैरेटिव रेट हो गया कि रियल इंटरेस्ट आपको क्या मिल रहा है, किस रेट से मिल रहा है। अब ये करंट यील्ड जो होता है ना वो कम या ज़्यादा हो सकता है आपके कूपन रेट से, है ना। अब यही सोचिए कि अगर ये 800 की जगह 1200 में सेल हो रहा होता तो आपका जो यील्ड है वो परसेंटेज में कम हो जाता, क्योंकि आप खरीद 1200 पे रहे हैं और 120 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर आप कंपेयर करेंगे तो आपका करंट यील्ड का रेट कम आएगा 12% से। तो ये डिपेंड करता है कि यील्ड कितनी आ रही है, और वो किस पे डिपेंड करेगा? आपकी करंट मार्केट प्राइस पे, याद रखिएगा, ठीक है। फिर एक हमारा आता है यील्ड टू मैच्योरिटी, उसे भी हम समझ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, मतलब कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली एक डिस्काउंट रेट होता है जो क्या करता है, जितने भी कैश इनफ्लोज आने वाले हैं उस बॉन्ड से उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता है और उसको इक्वल करता है किसके? जितने में आपने उसको परचेज किया होगा, ठीक है, मतलब उस बॉन्ड को खरीदने के लिए जितना पैसा आपका गया होगा। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब परचेजिंग अमाउंट को इक्वल करता है किसके? उस बॉन्ड से आने वाली इनफ्लो के प्रेजेंट वैल्यू से। तो जिस रेट पे ये डिस्काउंट होके आता है वो रेट ही क्या कहलाता है? यील्ड टू मैच्योरिटी का रेट कहलाता है। बेसिकली
बेसिकली ना एक कंपाउंडिंग रेट होता है, कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि अगर उसने बॉन्ड को परचेज किया करंट मार्केट प्राइस पे और उसे होल्ड करके रखा मैच्योरिटी तक, तो उसको इसी रेट से रिटर्न मिलेगा। कूपन रेट क्या हो गया वो तो अलग है, पर एक्चुअल यील्ड टू मैच्योरिटी उसको यही बता रहा है कि अगर आपने इस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखा ना और इस करंट मार्केट प्राइस पे आपने इसे परचेज किया हुआ है, तो आपको जो रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो ये रहेगा। और ये रिटर्न कैसा होगा, ये जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो हमेशा कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न होता है। ये जो मैं बार बार कंपाउंडेड कह रही हूँ उसका भी मतलब समझ लीजिएगा, ये इसका मतलब होता है ना कि जो भी इंटरेस्ट है ना उसको कंपाउंड करने की बात कहता है, क्योंकि ये इस बात पे एज्यूम करता है, ये इस प्रिंसिपल को मानता है कि जितना भी कैश इनफ्लोज आपको फ्यूचर में आने वाले हैं इंटरेस्ट के बेसिस पे, वो सारे इंटरेस्ट आप इसी रेट से जो आप YTM आपका आएगा उसी रेट से आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो इसीलिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको बताता है। इज इट क्लियर? हाँ, ये मानता है कि आपको मान लीजिए जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल मिले ना 120 रुपये आपको हर साल मिलेगा, तो आप ये क्या कहता है कि भाई 120 रुपये को आप 15% के रेट से री इन्वेस्ट करते रहेंगे, ये बात वो कहना चाह रहा है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी का जो रेट होता है, ये 15% तो करंट यील्ड है, यील्ड टू मैच्योरिटी का रेट कैलकुलेट होता है, उस रेट को ये माना जाता है कि ये कंपाउंडिंग रेट है, इसी रेट से आपका जो भी इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में मिल रहा होगा वो कंपाउंड हो जा रहा होगा, वो री इन्वेस्ट हो जा रहा होगा और फिर आपको इस रेट से इंटरेस्ट मिला, मतलब आपको टोटल रिटर्न इतना मिला आपको इस बॉन्ड से, अगर आपने इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखा। तो यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब अगर आपने इस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक परचेज करके मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखा, तो आपको ये कंपाउंडिंग रेट से इतना रिटर्न रिसीव होगा। इज इट क्लियर? सो बेसिकली डिस्काउंटिंग रेट है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या करना होगा, कैसे निकलता है ये रेट, तो उसकी बात कर रही हूँ। तो ये रेट कैसे निकलेगा, आपको जितने इनफ्लोज हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है ना, और प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के बाद वो रेट होना चाहिए, इस तरह से आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब इस रेट से आपको डिस्काउंट करना, वो रेट फिक्स नहीं है, वो रेट आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, आपको उस रेट से डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है कि जिस रेट से उन सारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद वो बिल्कुल बराबर हो जाए किसके, जितना पैसा आपका लगा है। तो किस रेट से डिस्काउंट करेंगे ये आपको नहीं पता, वो रेट ही आपको फाइंड करना है। वो रेट कौन सा रेट होना चाहिए, ऐसा रेट होना चाहिए जिस रेट पे क्या हो जाए, आपकी जितने भी इनफ्लोज हैं उसको जब प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आइए तो वो बिल्कुल बराबर आ जाए किसके, आपके आउटफ्लो के, जितना पैसा आपने लगाया था। बात समझ में आई? तो इसीलिए ना ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होता है, मतलब इसके फॉर्मूले को हमको ट्रायल एंड एरर, सारे इनफ्लोज को आपको अलग अलग रेट से प्रेजेंट वैल्यू करके निकाल के लाना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि कौन से रेट से हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इसकी डिस्काउंटिंग करके ले आए और हमारा ये बिल्कुल इक्वल हो गया किसके, जितना पैसा हमने इस बॉन्ड को खरीदने में लगाया था उसके। समझ में आया? तो ट्रायल एंड एरर होता है। तो YTM क्या हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, जो आपको बॉन्ड को अगर आपने मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखा है तो आप उसी रेट से रिटर्न अर्न करने वाले हैं। अब जैसे मैंने बोला ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होता है, तो इसका ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया है जो अप्रॉक्सीमेट आपको रेट बता देता है कि अप्रॉक्सीमेट ये ही रेट जाएगा, तो आप उसी रेट से क्या कर लेते हैं, डिस्काउंटिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो उस रेट से डिस्काउंटिंग कराएंगे तो आपका ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा आपके आउटफ्लो के। उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, जितना भी आपने इंटरेस्ट पाया है वो ऐड हो जाएगा, फिर ये क्या MV क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू, उसमें से मैच्योरिटी वैल्यू में से आप क्या लेस कर दे रहे हैं, मैच्योरिटी वैल्यू में से आप C लेस कर रहे हैं। C क्या हो गया, करंट मार्केट प्राइस हो गया। बात समझ में आई? जो बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस है वो, तो मैच्योरिटी वैल्यू में से करंट मार्केट प्राइस को लेस कर दिया, डिवाइड बाई N, जो N है वो क्या है, होल्डिंग पीरियड टिल मैच्योरिटी, मतलब 8 साल का बॉन्ड था, 5 साल का बॉन्ड था, जो भी टाइम पीरियड का बॉन्ड होगा वो 5 से हम, मतलब वो टाइम पीरियड से हम डिवाइड कर देंगे। तो इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू में से आपने करंट मार्केट प्राइस को लेस कर दिया, उसको डिवाइड किया आपने N से, फिर होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस आपका करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एवरेज करके कर दिया आपने, तो एवरेज अमाउंट से आपने डिवाइड कर दिया। बात समझ में आया? तो आपका ये अप्रॉक्सीमेट YTM आ जाएगा। क्लियर है? सो यील्ड टू मैच्योरिटी अलग से कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला और वो सब पूरा कैलकुलेशन होता है। मैंने इन शॉर्ट आपको सब कुछ बता दिया, बस इस पर न्यूमेरिकल लगाना होता है बस। तो यील्ड टू मैच्योरिटी को अप्रॉक्सीमेट करना क्या होता है, आपको एक रेट फाइंड आउट करना है जिस रेट पे आपको डिस्काउंट करा के सारे इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, और प्रेजेंट वैल्यू पे लाके कैसे समझेंगे कोई रेट सही है, जिस रेट पे वो इक्वल हो जाए किसके, जितना पैसा आपने लगाया, मतलब दोनों साइड इक्वल के, दोनों साइड बैलेंस करना, दो साइड्स जो इक्वेशन के हैं उसको बैलेंस करना है। एक जो पैसा आपका लगा है, दूसरा जो पैसा आने वाला है, जो पैसा फ्यूचर में आने वाला है उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, और जितना लगाया उसके
उसके बराबर करना है, यही करना है बस आपको। पर आपको वो रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बार बार करना पड़ेगा, अलग अलग रेट से आपको निकाल के देखना पड़ेगा किस रेट पे जाके इक्वल हुआ। इन शॉर्ट उसी के लिए ये फॉर्मूला फ्रेम कर दिया गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, वो भी इन शॉर्ट समझेंगे हम, सब बॉन्ड्स के नाम और कॉन्सेप्ट को बस समझते जाएंगे। तो देखिए, बॉन्ड को अगर हम इश्यूअर के बेसिस पे बात करें कि जो इशू कर रहा है उसके बेसिस पे बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, तो एक होता है हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड। जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड की बात करें तो एक होता है FRBs, फिक्स रेट बॉन्ड, दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, है ना। इसके अलावा आता है सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड। सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर को अलाउ होता है कि भाई वो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, वो भी गोल्ड की एवरेज प्राइस पे। क्लियर है? गोल्ड आपको फिजिकल फॉर्म में कैरी करने की भी जरूरत नहीं होगी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, ये आप देखते होंगे गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। ये क्या करता है बेसिकली, ये ना इसमें यूनिक फीचर क्या हो जाता है कि ये प्राइस और इंटरेस्ट को ना, जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट है या उसकी जो प्राइसेस हैं वो एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड हो गया। इसके अलावा एक आता है 7.75 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग्स बॉन्ड। तो इस तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू होते हैं। फिर इसके अलावा इशूअर के बेसिस पे आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो कंपनीज इशू करती हैं। फिर आता है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, तो जो म्यूनिसिपल, जैसे इंदौर म्यूनिसिपल हो गया या कोई भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, जब वो बॉन्ड इशू करती है तो उसको म्यूनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल दे दिया है कि इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये बॉन्ड इशू किया था फैब 2023 में। ठीक है, फिर इसके अलावा आता है फॉरेन बॉन्ड्स, मतलब जब फॉरेन कंट्रीज के थ्रू बॉन्ड्स इशू किया जाता है, किसी और कंट्री के इशूअर के थ्रू बॉन्ड को इशू किया गया होगा तो उसे हम फॉरेन बॉन्ड्स कहते हैं। अगर हम उसके कूपन के बेसिस पे बॉन्ड की बात करें तो दो तरीके के आता है। एक आता है जीरो कूपन बॉन्ड, जहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा कूपन बॉन्ड, जिसे हम रेगुलर बॉन्ड कहते हैं, कि जहाँ पे भाई आपने उसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है वो मेंशन होता है। ठीक है, तो इसके अलावा कौन से होते हैं, एक होता है हमारा मेच्योरिटी के बेसिस पे। तो बॉन्ड मेच्योरिटी के बेसिस पे दो तरीके से होते हैं, एक परपेचुअल बॉन्ड, दूसरा होता है नॉन परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, इनडेफिनिट मैच्योरिटी, उसकी मैच्योरिटी पीरियड फिक्स नहीं है। वहीं नॉन परपेचुअल मतलब हो गया कि आपकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो फिक्स्ड होगी। ठीक है, फिर एक हमारा आता है ऑप्शंस के बेसिस पे अगर बात करें तो एक हमारा आता है पुटेबल बॉन्ड्स, जिसको हम रिट्रैक्टेबल बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड होल्डर होता है ना, जिसने खरीदा है बॉन्ड, उसके पास ये राइट होता है, अगर उसने पुटेबल बॉन्ड परचेज किया तो उसके पास ये राइट होगा कि वो उस बॉन्ड को इश्यूअर को वापस से सेल कर सकता है, और किस प्राइस पे, वो प्राइस भी पहले से डिसाइडेड होगी और डेट भी पहले से डिसाइडेड होगा। तो मतलब पुटेबल बॉन्ड अगर आपने खरीदा है तो इसमें पहले से डिसाइडेड होगा कि इस पर्टिकुलर डेट को इस पर्टिकुलर प्राइस पे आप इसको वापस से सेल करेंगे, किसको, ईश्वर को ही सेल करेंगे, दैट इज पुटेबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड होल्डर के पास राइट मिल जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पुटेबल बॉन्ड कहते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा हमारा एक और आता है जिसको हम बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, ईश्वर के पास राइट होता है। वहाँ पे हमारे पास किसके पास, बॉन्ड होल्डर के पास राइट था। यहाँ पे हमारे पास किसके पास राइट होगा, ईश्वर के पास राइट होता है कि वो क्या करता है, वो जब चाहे बॉन्ड को मैच्योरिटी डेट से पहले ही रिडीम कर सकता है। ठीक है, मतलब उसको रीपे कर सकता है। मान लीजिए 2 साल का आपका बॉन्ड था, पर अगर ये कॉलेबल बॉन्ड होगा तो इश्यूअर अगर चाहे तो 1.5 साल में ही उसका पेमेंट करके ख़त्म कर सकता है, तो वो कॉलेबल बॉन्ड हो गया। तो मतलब कॉल करने का उसके पास किसके पास राइट है, ईश्वर के पास राइट है। पुटेबल बॉन्ड्स का किसके पास राइट है, बॉन्ड होल्डर के पास राइट है। ठीक है, कि वो ईश्वर को सेल बैक करेगा। ठीक है, ये एक हो गया आपका ऑप्शंस के बेसिस पे। फिर एक आता है कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे। तो दो तरीके से होते हैं, एक हमारा कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, जो बॉन्ड्स एक टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स वगैरह में। ठीक है, वो कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गया। और दूसरा हमारा था नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, जो बॉन्ड की तरह ही रहेंगे। क्लियर है? तो डिपेंडिंग ऑन दी बेसिस ये 5 तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर रखे हैं, कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे, ऑप्शंस के बेसिस पे, मैच्योरिटी के बेसिस पे, कूपन के बेसिस पे और इश्यूअर के बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। डिस्कस करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है कि बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब जब ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, जो इसकी हिडन वैल्यू होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी कहते हैं। क्लियर है? सो बॉन्ड वैल्यूएशन क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया जहाँ पे हम बॉन्ड की जो ट्रू वैल्यू है, जो फेयर प्राइस है, उसे हम डिटरमाइन करते, उसे हम पता करते, फाइंड आउट करते हैं। इज इट क्लियर? देखिए, आपने शेयर्स की वैल्यूएशन में भी पढ़ा है और वहाँ पे भी आपने यही देखा है कि शेयर्स की वैल्यूएशन हम कैसे करते थे। उसकी शेयर की वैल्यूएशन का मतलब ही क्या होता था कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी रियल वर्थ को फाइंड आउट करना है ना, कि कैसे, क्या है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू,
ट्रू वैल्यू क्या है, फेयर प्राइस क्या है, फेयर वैल्यू क्या है शेयर्स की, वो हम फाइंड आउट करते थे और उसी के बेसिस पे आगे का डिसीजन लेते थे कि हमें शेयर्स को परचेज करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए। करेक्ट। तो इसी तरीके से जब बॉन्ड की वैल्यूएशन भी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या निकल के आया कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जिसको हम वैल्यू ऑफ बॉन्ड कहते हैं या प्राइस ऑफ बॉन्ड कहते हैं, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए जैसे शेयर्स में होता था सेम आपका बॉन्ड में होता था होगा। शेयर्स में आप क्या कहते थे, जितने भी कैश फ्लोज होते थे उनकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती थी, उसका सम अप ही क्या कहलाता था, इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर्स की कहलाती थी या शेयर की वैल्यूएशन होती थी। सिमिलरली बॉन्ड की वैल्यूएशन भी क्या होगी, बॉन्ड की जो भी कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना ही बॉन्ड की वैल्यूएशन होगी, बॉन्ड की वैल्यू होगी या प्राइस ऑफ बॉन्ड होगी। ठीक, अब प्रेजेंट वैल्यू किस किस चीज़ की होगी, जो भी कैश फ्लोज होंगे। तो बॉन्ड के केस में क्या कैश फ्लो होता है, एक हमारा इंटरेस्ट होता है जो कि पता है आपको कि कितना आपको कूपन रेट मिलने वाला, क्या इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड होता है, शेयर्स में ये फिक्स्ड नहीं होता, पता नहीं होता है, ठीक है, पर यहाँ पे ये पता होता है। इसके अलावा क्या होता है, रिडेम्पशन वैल्यू, मैच्योरिटी पे क्या होता है, आपको बॉन्ड की जो वैल्यू है वो आपको पे करनी पड़ती है, रिडीम करना पड़ता है ना, या बॉन्ड होल्डर को पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है, रिडेम्पशन वैल्यू मिल जाती है, मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाती है, तो वो भी तो मिलेगी, तो उसका भी आपको वो भी कैश फ्लो होगा आपको, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं, ठीक है, वो इंटरेस्ट के फॉर्म में आ रहे हैं और रिडेम्पशन वैल्यू के फॉर्म में आ रहे हैं, इन दोनों की आपको क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कहते हैं। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न ना, डिस्काउंट रेट पे। मतलब इस प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी जो भी कूपन्स हैं, जो भी रिडेम्पशन वैल्यू है, इन सबको आपको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे लेके आना होगा। अब डिस्काउंट किस रेट पे करेंगे वो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है, ठीक है, वो मेंशंस रहता है क्वेश्चन में, तो उसी के बेसिस पे आप इसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। सो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन शॉर्ट क्या हो गया, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कुछ नहीं है, आपकी जितने भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू ही आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड होती है, ठीक है। सारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके जब आज के रेट पे आज ले आते हैं, उसको ही टोटल में क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ना हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बात समझ में आया, कैश फ्लोज की करनी है, पर करेंगे कैसे, जैसे आपने वहाँ पे फॉर्मूला देखा था सेम तरीके से यहाँ पे भी हम बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड यहाँ पे भी लिखेंगे, प्राइस ऑफ बॉन्ड भी कई जगह लिखा रहता है। सो V इज इक्वल टू वॉट, C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर 1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर 2 प्लस आपका इसी तरह कंटिन्यूस चलेगा C3 C4 C5 CN नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, बॉन्ड 8 साल का है, 7 साल का है, 6 साल का है, जितने साल का होगा वो लास्ट ईयर आपका आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई एंड दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। इन सब का सम होगा, प्लस आपको लास्ट ईयर एक चीज़ और मिलेगी, क्या, रियलाइजेबल वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू, तो वो भी आपको डिस्काउंट करके ले आना होगा, तो RV डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर N, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो ये C1 C2 C3 CN ये सब क्या है, ये कूपन या इंटरेस्ट रेट है जो आपको N नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलेगा। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कितने साल तक आपको मिलेगा, बॉन्ड कितने साल का है, तो आपको वो टाइम पीरियड पता चल जाएगा, N टाइम पीरियड है, वो ईयर है, ठीक है। तो C1 C2 मतलब हर साल का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट रिसीव करने वाले हैं कूपन रेट के थ्रू, ठीक। RV क्या थी, RV आपकी रिडेम्पशन वैल्यू है, मैच्योरिटी वैल्यू है, जब बॉन्ड का पूरा अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेगा, मैच्योरिटी हो जाएगी उस बॉन्ड की, तो जो वैल्यू आपको रिडीम करके मिलेगी वो रिडेम्पशन वैल्यू हो जाती है, ठीक है। फिर हमारा जो आई नीचे दिया गया ना 1 प्लस आई, वो क्या है, वो आई आपका डिस्काउंटिंग रेट है ना, वो डिस्काउंटिंग रेट जिस रेट से आपको ये प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। इज इट क्लियर। तो वो रेट आपका डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब देखिए ये जो C1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई है, बेसिकली ये क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई होता है, जिसको हम C से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है C डिवाइड बाई 1 प्लस आई, है ना। तो ये जो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई है या 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर 2 है, पावर 3 है, इस तरह से जो ये नंबर ऑफ ईयर्स दिए ना, ये क्या है, यही आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स होते हैं, जिनको जैसे ही आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने इंटरेस्ट रेट से, तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। क्लियर है। देखिए 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई है ना, इसी को जब आप कूपन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कूपन मतलब कूपन का अमाउंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 1, ठीक। इसी तरह से कूपन डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर 2, ये चीज़ आपका फॉर्मूला में दिख रहा है, ठीक है। पर बेसिकली
1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर 1 या 2, ये सब क्या है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर के हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है वो इसी से आता है हर ईयर तक का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं, ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आप निकालते हैं ना, उसको निकालने के कई ऑप्शंस होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला तो ये हो गया, पर कैलकुलेशन करने के कई तरीके हैं। जैसे कि आप प्रेजेंट वैल्यू टेबल से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का देख सकते हैं कि कितने वैल्यू है, ठीक है। आप लॉग टेक्निक से देख सकते हैं, कैलकुलेटर से देख सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वीडियो में हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को हम कैलकुलेटर कैलसी की हेल्प से कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक्सेल पे कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप सीधा सीधा लिखिए कि हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है, आपको वो ऐप में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो हमारी वैल्यू आती है, बॉन्ड की वैल्यू आ गई, V इक्वल टू वॉट, बॉन्ड की वैल्यू या बॉन्ड की प्राइस, वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गई। इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे इसके बेसिस पे। तो देखिए, अगर मार्केट की जो प्राइस है वो ज़्यादा है आपके वैल्यू ऑफ बॉन्ड से जो आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, मार्केट प्राइस ज़्यादा है, आपने जो कैलकुलेट करके इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली, जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाली उससे, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये ओवर वैल्यूड बॉन्ड है। मतलब जितनी की वैल्यू है नहीं, हिडन वैल्यू जितनी रियल वैल्यू है नहीं, उससे ज़्यादा तो मार्केट में इसकी प्राइस चल रही हो, उससे ज़्यादा की प्राइस पे मार्केट में कोट कर रहा है, तो इसे हम ओवर वैल्यूड बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे सिनेरियो में इसे परचेज करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं तो ये वो टाइम है जब आप उसको, इस बॉन्ड को सेल कर सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। इज इट क्लियर। इसी तरीके से अगर आपने वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो कैलकुलेट किया, वहाँ पे मार्केट प्राइस से वैल्यू ऑफ बॉन्ड ज़्यादा, मतलब मार्केट प्राइस कम है और वैल्यू ऑफ बॉन्ड ज़्यादा आया, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कहेंगे कि ये अंडर वैल्यूड है। जितना उस बॉन्ड की रियल वर्थ है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो ज़्यादा है और मार्केट में वो कम कोट किया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे अंडर वैल्यूड बॉन्ड। तो ऐसे सिनेरियो में जो अंडर वैल्यूड बॉन्ड होते हैं, तो यही वो टाइम होता है जब इसे परचेज कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी परचेज करके रखा है तब क्या करेंगे आप, तो ये बेटर टाइम है कि आप इसे होल्ड करके भी कोई डिसीजन ना लें, ठीक है। हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि बॉन्ड की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर परपेचुअल बॉन्ड होता है, मतलब इन्फिनाइट टाइम के लिए बॉन्ड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लंबे टाइम तक रिडेम्पशन वैल्यू कुछ आनी नहीं है, वही कूपन और वही इंटरेस्ट। तो परपेचुअल बॉन्ड में कांस्टेंट हम मानते हैं इंटरेस्ट रेट, तो सिंपली क्या हो जाता है, कूपन रेट डिवाइडेड बाय वो इंटरेस्ट आपका, ठीक है, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो आपका, बस आपका वैल्यू निकल के आता है। तो मैं इन शॉर्ट आपको वो भी बता दी, परपेचुअल वाला भी, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको पूरा ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज करिए कि कॉर्पोरेशन है जिन्होंने बॉन्ड इशू किया और उसकी फेस वैल्यू कितनी है 1000, ठीक है। अब वो रिडीमेबल कब है, प्रीमियम पे 10% के प्रीमियम पे, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। तो आपको पता चल जा रहा है कि 3 साल के बाद रिडीमेबल है, फेस वैल्यू 1000 है, और जब रिडीम होगा तो 10% के प्रीमियम से होगा। फिर इसमें और क्या क्वेश्चन में गिवन है कि जो डिस्काउंट रेट है, ठीक है, आपको मिल गया डिस्काउंटिंग रेट, जिस रेट पे आपको डिस्काउंट करके ले आना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना, वो रेट कितना है 12% का, और जो कूपन रेट है वो कितना है 8% का। मतलब इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा इन बॉन्ड होल्डर को, 8% के रेट से दिया जाएगा। आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर। अच्छा, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा कि आप इसके साथ ये भी बताइए कि अगर आपको बॉन्ड को बाय करना चाहिए अगर मार्केट में इसकी प्राइस 1050 है या 800, अब वैल्यू ऑफ बॉन्ड आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपको वो सिनेरियो दे रहा है कि मार्केट की प्राइस, आप समझ लीजिए कि अगर मार्केट की प्राइस 1050 है या मार्केट प्राइस 800 है और आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो भी आ रही हो, आप फिर कंपेयर करके मुझे बताइए कि वैल्यू ऑफ, अब इस बॉन्ड को आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वुड यू बाय दिस बॉन्ड, ठीक है, अगर मार्केट प्राइस इतनी दी गई है। तो ये भी डिसीजन आपको लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज कर लेते हैं। सो फेस वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 1000 रुपीज़ की, कूपन रेट कितना है 8%। तो आपको तो एक कूपन अमाउंट मतलब करेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट मैटर करेगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, 8% 1000 फेस वैल्यू थी, तो 80 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे, याद रहेगा आपको, ठीक है। 80 रुपीज़ को आपको डिस्काउंटिंग करके हर साल लेके आना है। तो आपको पहले साल 80 रुपये मिलेगा, फिर दूसरे साल 80 रुपये मिलेगा, फिर तीसरे साल 80 रुपये मिलेगा, है ना। तो ये जो पहले साल 80 रुपये मिलेगा उसकी आज क्या वैल्यू, क्योंकि खरीदने जाएंगे तो आज खरीदेंगे ना, तो जो एक साल बाद आपको 80 रुपये मिलने वाले उसकी आज की क्या वैल्यू है वो हम निकालेंगे। सेकेंड ईयर जो 80 रुपये मिलेंगे उसकी आज की क्या वैल्यू आएगी वो निकालेंगे। फिर थर्ड ईयर जो 80 रुपये मिलेंगे उसकी क्या आज की वैल्यू होगी वो निकालेंगे। इस तरीके से हम उसको डिस्काउंट करके ले आएंगे।
आएंगे। ठीक, फिर हमारा डिस्काउंट रेट गिवन है कितने परसेंट से, 12%, तो उसको डेसिमल में कर लेंगे 0.12 आ जाएगा। 12 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.12 आ जाता है। ठीक है, फिर मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड की अगर बात करें तो एन कितना है, 3 ईयर्स का है। अब बात करते हैं रिडेम्पशन वैल्यू की, तो रिडेम्पशन वैल्यू के लिए उन्होंने मेंशन किया कि फेस वैल्यू पे मतलब प्रीमियम है 10% प्रीमियम पे मिलेगा। तो 10% प्रीमियम का क्या मतलब हुआ कि 1000 तो मिलेगा प्लस 10% 1000 का और, तो कितना हो जाएगा 1100। तो रिडेम्पशन वैल्यू कितनी निकल के आई, 1100। मतलब थर्ड ईयर में तो 80 रुपये मिलेगा इंटरेस्ट का, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, 1100 रुपये और मिलेगा। ठीक है, जितने का आपने खरीदा था प्रीमियम के साथ। तो इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करिए। तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट के को डिस्काउंटिंग करके लेके जाना है, और जो मैच्योरिटी वैल्यू है, जो रिडेम्पशन वैल्यू है, उसको भी डिस्काउंटिंग करके लेके आना है। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला में पता है कि क्या है। ठीक है, अब फॉर्मूले पे हमको वैल्यू पुट करनी है। देखिए जैसे मैंने कहा था ना कि C1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई क्या है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट अमाउंट है डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई है, आई मतलब डिस्काउंटिंग रेट। ठीक, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कूपन मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई तो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, तो हम इसी तरह से वैल्यू पुट कर देंगे। 80 फर्स्ट ईयर का 1 डिवाइड बाई, और डिस्काउंटिंग रेट कितना 12%, तो डेसिमल में हमने कर लिया था 0.12, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 फर्स्ट ईयर का, एक साल का खत्म। सेकेंड ईयर फिर आपको 80 रुपये मिलने वाले हैं, और फिर डिस्काउंटिंग करना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 सेकेंड ईयर का। ठीक, फिर थर्ड ईयर का आपने इसी तरीके से किया। अब इन सब का टोटल हो जाएगा, प्लस आपको और क्या मिलेगा, 1100 रुपये, और उसको भी डिस्काउंटिंग करके आपको थर्ड ईयर का लेके आना है। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 का थर्ड ईयर। इसको इन शॉर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 80 डिवाइड बाई 1.12, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 80 डिवाइड बाई 1.12 की पावर 1, 80 डिवाइड बाई 1.12 की पावर 2, 80 डिवाइड बाई 1.12 की पावर 3, इस तरह से भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। प्लस कर देंगे 1100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मतलब 1.12 के पावर 3। इज इट क्लियर। इस तरीके से हमारा ये पूरा फॉर्मूला में वैल्यू पुट हो गई। अब आप समझिए, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखना है। ये मैंने ब्रेक करके इसीलिए लिखा है 80 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1.2, क्योंकि आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर का सिर्फ 12 का मिला है, जो आएगा उसको आपको 80 से मल्टीप्लाई कर देना। हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है और अपने इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट अमाउंट से मल्टीप्लाई करते जाना है, दैट्स इट। तो हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप क्वेश्चन गया था आपको डिस्काउंटिंग जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको निकालना है वो कैसे निकालेंगे इस डिस्काउंटिंग रेट का। तो देखिए क्या है, 1 डिवाइड बाई 1.12 मतलब 12% का आपको निकालना है फर्स्ट ईयर का, 12% का सेकेंड ईयर का, 12% का थर्ड ईयर का। हम यहाँ पे चार्ट्स की हेल्प से निकालना देखते हैं कि चार्ट की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का जो है आपका टेबल आ गया। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, आप एग्जाम में मांगेंगे भी तो भी आपको ये टेबल मिल जाता है। आपको नहीं मिलता है तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी TVM में बता रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना रेट देखिए, डिस्काउंटिंग रेट किस रेट से आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, तो 12% की रेट से चाहिए हमारे क्वेश्चन में, तो 12% गिवन है यहाँ पे। ठीक, कितने साल तक का चाहिए, ईयर्स में चले आइए, आपको 3 साल तक का चाहिए। ठीक है, 1 2 3 ईयर्स तक का, तो 3 ईयर्स तक का 12% में क्या आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.893, 0.797, 0.712, 3 डिजिट में दिया गया है। कैलकुलेटर से आप निकालिए तो आप 4 डिजिट तक का भी निकाल सकते हैं, तो वो 3 डिजिट में सही रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बस वैल्यू पुट करते जाएंगे और 80 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को सिंपली। सो ये तो हमें पता है, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन थी बस उसको फॉर्मूले पर पुट कर लिया है। अब क्या करना है, 80 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से 0.893, फिर 80 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से 0.797, फिर हमने थर्ड ईयर मल्टीप्लाई कर दिए, थर्ड ईयर को किया 80 जो इंटरेस्ट मिलने वाला था उसको थर्ड ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों को टोटल कर दिया। फिर इसी तरह रिडेम्पशन वैल्यू जो है उसको भी थर्ड ईयर के ही डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्योंकि तीसरे साल आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और तीसरे साल ही आपको रिडेम्पशन वैल्यू भी मिलेगी, इसलिए जो थर्ड ईयर है उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 1100 से सेम से मल्टीप्लाई हुआ है, थर्ड ईयर के इंटरेस्ट में भी और 1100 में भी। और ये बात समझा दूँ आपको कि ये चीज़ है क्या, 893, 797, 712, 712 ये सब क्या चीज़ है समझिएगा। कहने का मतलब 1 रुपये की वैल्यू जो है अगर 12% से डिस्काउंट करा रहे हैं तो 1 रुपये की वैल्यू जो 1 रुपये आपको दिख रहा है वो फर्स्ट ईयर आपको जो 1 रुपये मिलेगा वो अगर आज लेके आए तो 89 रुपीज़ 89 पैसे हैं। सेकेंड ईयर अगर आपको 1 रुपये मिल रहा है तो आज अगर लेके आए तो 79 पैसे हैं वो। ठीक है, मैं 2 डिजिट में बता रही हूँ। इसी तरह अगर जब थर्ड ईयर आपको 1 रुपये मिला इंटरेस्ट के नाम पे तो उसको अगर हम डिस्काउंट करके आज देखें तो आज सिर्फ 71 पैसे हैं।
ये समझ में आया? ये चीज़ ये कह रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर करने का मतलब ये हुआ, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल रहे हैं वो ये चीज़ हुई। 1 रुपये की वैल्यू बता रहा है कि 1 रुपये अगर आपको तीसरे साल मिल रहा है ना, तो कहने को 3 साल के बाद आपको थर्ड ईयर 1 रुपया मिल रहा है, पर अगर आज देखिए ना तो वो आज सिर्फ 71 पैसे हैं, 0.712 जो है। बात समझ में आई? ये है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो 80 रुपये जो हर साल मिलने वाला है उसको डिस्काउंट करा के आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, कि कहने का मतलब इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो और समझ पाएंगे। 80 मल्टीप्लाई बाई 0.893 किया तो कितना आया 71.44। मतलब पहले साल जो आपको 80 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा ना, एक्चुअली अगर आज देखिए तो वो सिर्फ 71.44 रुपीज़ है। 71 रुपये जो एक साल बाद 80 रुपये दिख रहा है, वो एक्चुअली आज अगर देखिए तो कितने रुपये की उसके बराबर कितनी वैल्यू है, 71 रुपये की वैल्यू है। इसी तरह से सेकंड ईयर जो 80 रुपये मिल रहा है उसकी वैल्यू अगर आज देखिए तो सिर्फ 63 रुपीज़ की वैल्यू है उसकी। थर्ड ईयर जो 80 रुपीज़ आपको मिल रहा है उसको अगर आज देखिए ना तो सिर्फ 56 रुपये उसकी वैल्यू है। जो थर्ड ईयर आपको 1100 कहने को मिलेगा, उस बॉन्ड का रिडीम होकर आपको 1100 रुपये मिलेगा, पर अगर उसको आज देखिए तो आज कितने का 783 रुपीज़ का है उसका। मतलब आपको सिर्फ 783 मिल रहे हैं आज की डेट में। तो आपने फ्यूचर के सारे कैश फ्लोज को आज से कंपेयर किया, उन सबकी वैल्यू को आज लेके आए, और जब इस तरह से निकाला तो आपने देखा कि ये बॉन्ड की रियल वैल्यू कितनी है, 975.36 रुपीज़, 975 रुपये है। ठीक है, जो 1000 रुपीज़ की फेस वैल्यू का बॉन्ड दिख रहा है वह एक्चुअली है कितने का, 975 रुपये का है। रियल वैल्यू उसकी कितनी है, 975 है। ये इस तरीके से हमने बॉन्ड की वैल्यू की। अब इंटरप्रिटेशन भी कर लेते हैं कि बाय करना है कि नहीं। जो उन्होंने कंडीशन दे रखी थी, उन्होंने पहली कंडीशन क्या दी कि भाई मार्केट प्राइस अगर 1050 है तो आप बताइए क्या बॉन्ड परचेस करेंगे कि नहीं। अब आप देखिए मार्केट प्राइस 1050 और आपके बॉन्ड की वैल्यू 935 आई है, तो मार्केट प्राइस ज़्यादा है और बॉन्ड की वैल्यू कम है। सो इफ मार्केट प्राइस इज 1050 देन इट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ 975, है ना। आपकी बॉन्ड की वैल्यू से ज़्यादा की मार्केट में प्राइस लगी हुई है, इसका मतलब बॉन्ड क्या है, ओवर वैल्यूड है। तो हमें इस वक्त परचेज नहीं करना चाहिए। अगर परचेज करके रखा है तब तो सेल कर देते हैं, पर वहाँ पे पूछा ना कि आप बाय करेंगे कि नहीं करेंगे क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये तो भाई ओवर वैल्यूड है। अगर वही 800 होती मार्केट की प्राइस तब तो मार्केट प्राइस कम है वैल्यू ऑफ बॉन्ड से, क्योंकि मार्केट की प्राइस 800 है और वैल्यू ऑफ बॉन्ड 975 है। सो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे येस रियल वर्थ तो उसकी ज़्यादा है और मार्केट में कम प्राइस कोट किया गया, तो यही टाइम है, ये अंडर वैल्यूड है, यही टाइम है इसे बाय कर लेना चाहिए। तो ऐसा सिनेरियो में हम बाय कर लेंगे। तो 800 के केस में हम बाय करेंगे और 1050 के केस में हम बाय नहीं करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर होगा। सो अब हम बात करने जा रहे हैं बॉन्ड थ्योरम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बॉन्ड थ्योरम क्या चीज़ होती है। बॉन्ड थ्योरम बेसिकली एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है ना, जिसे कहते हैं रूल्स, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स। तो ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप को। अब किसके बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है ये थ्योरम? ये थ्योरम एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन दी बॉन्ड प्राइस, यील्ड, मैच्योरिटी एंड कूपन रेट्स, राइट। तो ये जो चीज़ें बॉन्ड्स में होती हैं, जो एलिमेंट्स बॉन्ड के होते हैं कि बॉन्ड की प्राइसेस क्या है, बॉन्ड की वैल्यू क्या है, मार्केट इंटरेस्ट रेट या फिर यील्ड क्या है, वो चाहे यील्ड टू मैच्योरिटी हो या करंट यील्ड हो। सो यील्ड क्या है, फिर मैच्योरिटी पीरियड क्या है, और कूपन रेट्स जो इंटरेस्ट रेट उस पर पे किए जाते हैं वो, इन सब के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फ्रेम किए गए हैं। इन्हीं प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं, बॉन्ड थ्योरम कहते हैं, राइट। सो ये जो बॉन्ड प्राइसेस और मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा होता है, जो यील्ड चेंज हो रही होती है, इसके बीच के रिलेशन को किसने बताया था, वर्टन जी मैल्केल ने बताया था। और इन्होंने कैसे बताया था, उसको 5 प्रिंसिपल के बेसिस पे बताया था, और इसी 5 प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, बॉन्ड प्राइसिंग थ्योरम्स। क्लियर हो गया। सो बॉन्ड प्राइसिंग थ्योरम बेसिकली क्या करता है, बॉन्ड की जो वैल्यू है, बॉन्ड की जो प्राइसिंग है ना, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है कि जो इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट के वेरिएशंस आते हैं, जो यील्ड चेंज होती है, उसका कैसे कैसे इस पे इम्पैक्ट पड़ता है बॉन्ड की प्राइस पे, या बॉन्ड की प्राइस का कैसे इंटरेस्ट यील्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है। इन सब के रिलेशंस को ही बॉन्ड थ्योरम एक्सप्लेन करता है। सो बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन से हमें क्या पता चलेगा, बीइंग एन इन्वेस्टर। सो इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलती है ये समझने में कि जो बॉन्ड की वैल्यू है या जो बॉन्ड की प्राइसेस है वो फ्लैक्चुएट कैसे करती हैं मार्केट में, क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, क्या रीजंस होते हैं। वो रीजंस आप इस थ्योरम के बेसिस पे समझ पाते हैं कि किस तरीके से ये चेंजेस आ रहे हैं। यील्ड बढ़ गई, प्राइसेस वैल्यू डिक्रीज कर गई, या वैल्यू इंक्रीज कर रही है, प्राइसेस कम हो रही हैं, या वेरिएशंस है। तो ये सब चीज़ें आपको इन्हीं थ्योरम के बेसिस पे समझ में आती है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरम बेसिकली किस पे ड्राफ्ट किए गए, तो जो वैल्यूएशन का फॉर्मूला होता है ना, जो इक्वेशन है वैल्यूएशन की, बॉन्ड वैल्यूएशन की, उन्हीं के बेसिस पे ये थ्योरम्स को डिफाइन किया गया। ये 5 थ्योरम जो दिए गए थे वो उन्हीं के बेसिस पे ही दिए गए थे। तो अब हम ना एक एक करके सारे थ्योरम को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फर्स्ट थ्योरम की, जो कि इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ठीक है,
अब इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब उल्टा है ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, इस तरीके से उल्टा रिलेशन बताता है। सो किसके बीच में रिलेशन है भी बताएगा। पहला थ्योरम क्या कहता है कि जो बॉन्ड की प्राइसेस हैं और जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, कहने का मतलब बॉन्ड की प्राइस या बॉन्ड की वैल्यू और मार्केट इंटरेस्ट रेट का मतलब समझिए यील्ड। तो बॉन्ड की वैल्यू और यील्ड दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है, अपोजिट है बिल्कुल भी। एक अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा, और अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा, मतलब यील्ड अगर बढ़ रही है, तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस है या वॉल है, वैल्यू है, वो क्या कर जाएगी, गिर जाएगी। वहीं जब मार्केट का रेट है ना, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट या यील्ड रेट जो है वो गिरेगा, तो जो बॉन्ड की प्राइस है या बॉन्ड की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। पहला थ्योरम ये है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम बॉन्ड को इशू करते हैं उस वक्त जो कूपन रेट सेट करते हैं ना, वो जनरली बिल्कुल इक्वल होता है मार्केट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो मार्केट को ध्यान में रखते हुए ही उस पर जो इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट फ्रेम किया जाता है वो मेंशन करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट इंटरेस्ट रेट को डिनोट कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, ये जो मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज करने लगता है, या तो वो बढ़ता है या तो घटता है। अब उसकी वजह से जो बॉन्ड की वैल्यू है उस पर इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया, बोला गया कि अगर आपकी जो करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट है ना, जो यील्ड है आपका, अगर वो बढ़ रहा होगा, किससे ज़्यादा बढ़ रहा होगा, कूपन रेट से। मतलब बॉन्ड पे जो कूपन रेट सेट किया गया था, जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, उससे एक्सीड अगर आपका करंट यील्ड जा रही होगी, मार्केट इंटरेस्ट रेट है जो उससे ज़्यादा जा रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो वैल्यू है किसकी, बॉन्ड की वैल्यू, वो डिक्रीज कर जाएगी उसके फेस वैल्यू से, राइट। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बॉन्ड आपको लोअर रिटर्न देने लगता है, और इसीलिए इस तरह के बॉन्ड्स लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और वाइसा वर्सा सिचुएशन भी हो गई। वाइसा वर्सा सिचुएशन का क्या मतलब हो गया कि अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होता है, घटता है, करंट यील्ड घट जाती है, किससे, कूपन रेट के कंपैरिजन में, कूपन रेट ज़्यादा, करंट यील्ड कम, तो बॉन्ड की वैल्यू जो है, बॉन्ड की जो प्राइस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, बॉन्ड प्रीमियम पे अपनी फेस वैल्यू से एक्सीड की वैल्यू पे सोल्ड होना शुरू हो जाता है, और वो अट्रैक्टिव बन जाता है। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है, ये पहला थ्योरम बताता है। ठीक, अब ये जो बात कह रही है, ये बात कैसे है, आप इसको पढ़ चुके हैं। जब यहाँ पे हमने बॉन्ड के नेचर की बात करी थी और यील्ड एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था करंट यील्ड के कुछ एग्जांपल्स, करंट यील्ड का एग्जांपल देखा था, वहाँ पे मैंने ये बात समझाई भी हुई है। फिर भी मैं वही सेम एग्जांपल के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे दोनों के प्राइसेस इन्वर्सली रिलेट करें, कि अगर एक बढ़ रहा होता है तो वैल्यू घट रही होती है, और अगर एक घट रहा होता है तो वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है। आपको वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने वहाँ करंट यील्ड के केस में लिया था, कि बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 थी और कूपन रेट कितना 12% है। अब जो सेलिंग प्राइस है, मतलब जो इस वक्त करंट में उसकी वैल्यू रखी गई है, वो कितनी रखी गई, 800 रुपीज़ की रखी गई है। आपको करंट यील्ड कैलकुलेट करना था वहाँ के एग्जाम्पल में, तो करंट यील्ड जब आपने कैलकुलेट किया था तो 15% आया था। अब यहीं पे समझना है, यहाँ पे देखिए, ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया, प्रीवियस एग्जाम्पल से आपको कुछ फैक्ट्स निकालने हैं। करंट यील्ड मतलब करंट मार्केट रेट कितना है, 15% दिख रहा है ना, करंट यील्ड और करंट मार्केट रेट कितना दिख रहा है, 15% दिख रहा है। वहीं कूपन रेट कितना दिख रहा है, 12%। तो देखिए करंट मार्केट रेट जो है आपका कूपन रेट से एक्सीड कर रहा है कि नहीं, यस एक्सीड कर रहा है। तो जब मार्केट इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से एक्सीड करता है तो बॉन्ड की प्राइस क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड की प्राइस कितनी हो गई, 800, उसके फेस वैल्यू से कम है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसके कूपन रेट से ज़्यादा, तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाती है, गिर जाती हैं, और बॉन्ड लेस अट्रैक्टिव हो जाता है मार्केट में। यही बात हमने कही ना, यही है थ्योरम। तो ये देखिए एग्जांपल से भी आपको क्लियर हो जा रहा है ना। अगर मैं इसको ना कंपैरिजन करके आपको इसी चीज़ को दिखाऊं, तो एक एग्जांपल लीजिए, जैसे बॉन्ड ए बॉन्ड बी है, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ पार वैल्यू 100 दोनों की है, कूपन रेट 10% दोनों का था, बॉन्ड ए का भी बॉन्ड बी का भी, मैच्योरिटी पीरियड भी दोनों की सेम थी। मार्केट प्राइस, अब यहाँ पे आपको यील्ड मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ सकता है, जैसे वैल्यू ऑफ प्राइस आपको कैलकुलेट करते हैं ना, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है कैलकुलेट करना आपने सीखा, इसी तरह से यील्ड कैलकुलेट करना भी आप जानते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन की भी ना, सिर्फ आपको रिलेशन दिखा रहे हैं। देखिए मार्केट
मार्केट प्राइस कितनी है बॉन्ड ए के केस में 874 है, ठीक है, और यील्ड कितना है 18% है। वहीं मार्केट प्राइस बॉन्ड बी के केस में कितनी है 1035 है और यील्ड कितना है 8%। सिर्फ लास्ट की दो लाइनें आप देखिए, मार्केट प्राइस और यील्ड, ठीक है। आप देखिए अगर यील्ड ज़्यादा है किससे, कूपन रेट से, कूपन रेट 10% था, यील्ड ज़्यादा है कूपन रेट से तो मार्केट प्राइस कम दिख रही है 874। वहीं जब यील्ड कम होता है 8% है, कूपन रेट ज़्यादा है, तो जब यील्ड कम होता है कूपन रेट से तो मार्केट की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये सब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वजह से होता है। जब आप निकालते हैं वैल्यूएशन करेंगे तो अपने आप ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्लियर हो गया? तो ये इन्वर्स रिलेशन हो गया, पहला थ्योरम हो गया, ठीक। यहाँ तक याद रहेगा कि जो करंट यील्ड है और बॉन्ड की वैल्यू के बीच में इन्वर्स रिलेशन रहेगा। करंट यील्ड अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड की वैल्यू कम आएगी, करंट यील्ड अगर कम है तो बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा आएगी। दैट्स इट, ठीक। अब थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 बेसिकली मैच्योरिटी और वोलेटिलिटी के बीच की बात करता है। तो ये क्या कहता है कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं ना वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इंटरेस्ट रेट के चेंज, मतलब इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस आती है उसके कंपैरिजन में, मतलब उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स मतलब क्या, उनकी मैच्योरिटी, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं जिनकी मैच्योरिटी बहुत लंबी है वो कैसे होंगे, वो ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी प्राइस में ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस देखने को मिलती है ड्यू टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। क्यों? क्योंकि मार्केट जब लंबे समय तक, जिसकी होल्डिंग पीरियड लंबे टाइम तक है, मैच्योरिटी पीरियड लंबे टाइम तक है, वो मार्केट में भी बहुत सारे वेरिएशन आएंगे तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ना, वो ज़्यादा उसका जो इम्पैक्ट है, मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होने का इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा दिखेगा। अब एक 20 ईयर्स के बॉन्ड जो होंगे वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे ना प्राइस चेंजेस को कंपैरेटिवली 5 ईयर्स के बॉन्ड को। ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। तो वही कह रहा है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो होते हैं, प्राइस चेंज की बात करें, इंटरेस्ट रेट चेंजेस की बात करें तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो मार्केट का इम्पैक्ट भी उन पर ज़्यादा पड़ेगा। तो ये तो सेकंड थ्योरम हो गया। अब बात करते हैं थर्ड थ्योरम की। थर्ड थ्योरम कूपन एंड वोलेटिलिटी की बात करता है। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि प्राइस वोलेटिलिटी इंक्रीजेज एज कूपन रेट डिक्रीजेज, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब हो गया, देखिए प्राइस वोलेटिलिटी, जो प्राइस में, वैल्यू में जो चेंज आते हैं बॉन्ड्स की, वो इंक्रीज कर जाती है, मतलब वैल्यू में ज़्यादा चेंजेस आते हैं अगर कूपन रेट कम होता है। तो कैसे समझिएगा, देखिए लो कूपन बॉन्ड्स फ्लैक्चुएट मोर इन प्राइस देन हाई कूपन बॉन्ड्स फॉर अ सेम इंटरेस्ट रेट चेंजेस, राइट। सिंपली समझिएगा कि अगर आपका जो बॉन्ड है ना, अगर बॉन्ड पे 8% का कूपन रेट दिया गया है, ठीक है, तो ये अब एक बॉन्ड पे 8% का कूपन रेट है, एक बॉन्ड पे 10% का कूपन रेट है, तो किस पे ज़्यादा है कूपन रेट, 8% कम है और 10% वाला कूपन रेट ज़्यादा है। तो ये क्या कह रहे हैं, जिस पे कम कूपन रेट है, जिस पे कम इंटरेस्ट दिया जा रहा है, 8% वाला जो बॉन्ड है वो ज़्यादा प्राइस में फ्लैक्चुएट करेगा कंपैरेटिवली किसके, जिसमें ज़्यादा कूपन रेट इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। भले ही सेम इंटरेस्ट रेट चेंज हो, जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है, यील्ड जो है वो सेम परसेंटेज से चेंज हो, लेकिन आपको वैल्यू में वेरिएशन किसके ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिस बॉन्ड की कूपन रेट लो रहेगी। यही बात कह रहे हैं वो कि लो कूपन रेट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी प्राइस में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, प्राइस वेरिएशंस ज़्यादा मिलती है, ठीक है। सो बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी इज रिलेटेड टू द कूपन रेट। ये थ्योरम यही कहती है कि उन प्राइस, बॉन्ड की वैल्यू जो होती है किससे रिलेट करती है, कूपन रेट से। जो ये कहता है कि अगर जो बॉन्ड की प्राइस में जो भी परसेंटेज का चेंज आ रहा है वो चेंज किसकी वजह से आता है, ड्यू टू चेंज इन दी मार्केट इंटरेस्ट रेट, और वो कम आएगा, कब कम आएगा, अगर कूपन रेट हाइयर रहा। तो अगर उस बॉन्ड का कूपन रेट हाइयर रहा तो मार्केट इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से बॉन्ड की प्राइस में जो चेंज आएगा वो कम चेंज आएगा। अब आपको पता है मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक, लेकिन जो डिक्रीज करेगी वो कंपैरेटिवली कम करेगी किस बॉन्ड में, जिस बॉन्ड का कूपन रेट हाई रहेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। सो जो हाई इंटरेस्ट रेट पे करने वाले बॉन्ड होते हैं, मतलब कूपन रेट जिन बॉन्ड्स का हाई होता है, वो उन कूपन्स में या उन बॉन्ड्स में प्राइस में वेरिएशन कंपैरेटिवली लो होती है। किसके कंपैरिजन में, जिन बॉन्ड्स में लो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, लो कूपन रेट मेंशन होता है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि कूपन रेट अगर डिक्रीज रहेगा तो प्राइस में चेंजेस ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। ये इनका थर्ड थ्योरम हो गया। अब बात करेंगे किसकी, फोर्थ थ्योरम की। फोर्थ थ्योरम किसके बारे में, कन्वर्जेंस टू पार। मतलब क्या कह रहा कि जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है ना, आप मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे आते हैं, बॉन्ड की मैच्योरिटी का टाइम पीरियड आता है, बॉन्ड की जो प्राइसेस होती हैं ना वो फेस वैल्यू की तरफ मूव ऑन करती हैं। ये अप्रोच
सिंपली कहता है, ये थ्योरम कहता है कि जो बॉन्ड की वैल्यू है ना वो उसकी पार वैल्यू की तरफ मूव ऑन करती है जैसे जैसे क्या हो जाता है, मैच्योरिटी पीरियड आती है। वेदर वो डिस्काउंट का बॉन्ड हो, वेदर वो प्रीमियम का बॉन्ड हो, वो अपने आप पार वैल्यू की तरफ जाने लगता है। कब जाने लगता है? जैसे जैसे इसकी मैच्योरिटी पीरियड आने लगती है। जैसे 8 साल का बॉन्ड है ना, तो जब 8th ईयर आएगा, मैच्योरिटी टाइम पीरियड आने वाला है, तो उस बॉन्ड की वैल्यू आप देखेंगे कि वो नियरेस्ट टू पार हो जाती है, वो बिल्कुल फेस वैल्यू की तरफ मूव ऑन कर रही होती है। वही चीज़ यहाँ पे क्या है कि अगर बॉन्ड ट्रेडिंग कर रहा है 950 पे या 1050 पे, मतलब चाहे डिस्काउंट पे चाहे प्रीमियम पे, लेकिन जैसे ही वो मैच्योरिटी का टाइम पीरियड आने को होता है ना, वो मूव करता है किस साइड? अपने फेस वैल्यू की तरफ, जैसे 1000 की तरफ। ठीक, ये इनका फोर्थ थ्योरम हो जाता है। अब बात करते हैं किसकी? फिफ्थ थ्योरम की। फिफ्थ थ्योरम क्या है? असिमेट्रिकल प्राइस चेंज। मतलब क्या कहते हैं, इसे भी समझिएगा। ये क्या कहता है? बॉन्ड प्राइस चेंजेस आर ग्रेटर फॉर इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। ठीक है, इनका कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी जो बॉन्ड प्राइस है, ठीक है, अगर आपकी बॉन्ड प्राइस में राइज होता है, ठीक, किसकी वजह से? आपकी जो बॉन्ड यील्ड है, जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है, इस वजह से आपकी जो बॉन्ड की प्राइस है वो इंक्रीज कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ग्रेटर देन होगा किसके? अगर आपका यील्ड राइज करता है और बॉन्ड की प्राइस गिरती है तब। समझ में आया? क्योंकि सिंपली इनका ये कहने का मतलब है कि हमें एक चीज़ पता है कि भाई अगर मार्केट यील्ड आपका इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज करती है। ये बात पता है? इसी तरह अगर मार्केट का यील्ड, मतलब करंट मार्केट इंटरेस्ट जो है, जो यील्ड है, अगर वो डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये तो पहला थ्योरम था। अब ये क्या कहते हैं? ये थ्योरम कह रहा है कि ये जो होता है ना कि अगर मार्केट यील्ड डिक्रीज करेगा तो और बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, ये ज़्यादा तेज इंक्रीज करती है कंपैरिजन के कि अगर वो गिर रही हो, बॉन्ड की वैल्यू गिर रही हो। मतलब दो सिनेरियो होता है। एक सिनेरियो क्या हो गया कि भाई मार्केट यील्ड आपका डिक्लाइन हुआ, बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई। दूसरा सिनेरियो, मार्केट यील्ड इंक्रीज किया, बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज कर गई। तो ये कह रहे हैं बॉन्ड की वैल्यू जो डिक्रीज करती है ना, वो बहुत कम स्पीड से डिक्रीज करती है, जबकि जब बढ़ती है बॉन्ड की वैल्यू तो ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है। वही कह रहे हैं, राइज जो होता है बॉन्ड की प्राइस में, ठीक है, बॉन्ड की वैल्यू में जो राइज होता है, किसकी वजह से? बॉन्ड यील्ड डिक्रीज कर गया, इसकी वजह से जो बॉन्ड की वैल्यू में राइज हुआ है ना, वो ज़्यादा बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में दिखता है कंपैरेटिवली। जब बॉन्ड की वैल्यू गिरती है, मतलब यील्ड बढ़ गया तो बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी, पर जब वो गिर रही होती है ना तो वो लो गिरती है कंपैरेटिवली किसके? अगर वो बढ़ रही होती है। तो ये अच्छी चीज़ है ना कि अगर बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी ना तो ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी, भले ही सेम परसेंटेज से चेंज क्यों ना आया हो, है ना। बॉन्ड की वैल्यू बढ़नी है तो ज़्यादा बढ़ेगी, पर जब गिरती है तो कम गिरती है। ठीक, इम्पैक्ट तो यील्ड का ही है, करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट का ही है। करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट की वजह से ही बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, पर बढ़ेगी तो ज़्यादा बढ़ेगी और घटेगी तो कम बढ़ेगी, घटेगी। ये बात कह रहे हैं, ठीक है। यही लिखा गया कि बॉन्ड की प्राइस राइज मोर व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल। बॉन्ड की प्राइस में ज़्यादा बढ़ती दिखेगी जब इंटरेस्ट रेट गिरता है, कंपैरेटिवली किसके? वो गिरती लो है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वो गिरेगी, जो बॉन्ड की वैल्यू वो गिरेगी लो, सेम अमाउंट से क्यों ना इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, पर फिर भी ये डिफरेंस आपको वैल्यू में दिखने को आएगा। तो इंटरेस्ट रेट भले ही, मार्केट यील्ड भले ही सेम परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज क्यों ना करे, लेकिन अगर वैल्यू पे इम्पैक्ट देखने जाएंगे, बॉन्ड की वैल्यू पे इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो बॉन्ड की वैल्यू में बढ़त वाला ज़्यादा आता है और जब वो गिरती है तो कम गिरती है, और भले ही इंटरेस्ट में, यील्ड में सेम परसेंटेज से चेंज क्यों ना आया हो, राइट। यही चीज़ कह रहा। तो कोई भी मैच्योरिटी पीरियड क्यों ना हो, अगर आपकी यील्ड डिक्रीज करती है, यील्ड डिक्रीज करेगी तो प्राइस बढ़ेगी, तो प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? जब प्राइस डिक्लाइन करती है, किसकी वजह से? आपके मार्केट इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज करने की वजह से। तो डिक्लाइन कम करेगी पर बढ़ेगी तो ज़्यादा बढ़ेगी। यही बात यहाँ पे मेंशन की गई कि आप इसे रीड आउट करेंगे आपको समझ में आएगा। और मैं इस चीज़ को ना एक एग्जांपल समझा देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए तो ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक बॉन्ड है जिसका कूपन रेट और जो कूपन रेट और जो यील्ड है दोनों ही 10% है, मतलब 10% का ही कूपन रेट है और मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है, मार्केट इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है वो भी 10% का है, ठीक। 5 साल की मैच्योरिटी है और फेस वैल्यू 1000 की है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। आपको करंट मार्केट यील्ड 10% पता है, आपको कूपन रेट 10% पता है, 5 ईयर्स की मैच्योरिटी है, फेस वैल्यू 1000 की है। अब मानते हैं कि यील्ड जो है 2% से डिक्लाइन कर गया, मतलब जो 10% का यील्ड था वो कितना हो गया? 8% हो गया। पहला
थ्योरम याद करिए, अगर यील्ड डिक्रीज करता है तो क्या हो जाएगा, आपकी जो कूपन की वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यील्ड क्या कर गया, यहाँ पे डिक्रीज कर गया, 10% से क्या हो गया 8%। करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट अब 8% का है। अब आपको बताना है, तो बताया कि अब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी, पर मैं यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू रख के आपको सिर्फ इम्पैक्ट समझाना चाह रही हूँ। तो अगर मान लीजिए यील्ड 2% से गिर जाता है, मतलब 8% का यील्ड हो जाता है, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी आएगी 1079.87। देखिए फेस वैल्यू से इंक्रीज कर गई ना बॉन्ड की वैल्यू, ये तो हमको पता ही है, वैल्यूएशन में पढ़ा ही है हमने कि और ये चीज़ें पढ़ी है, यील्ड में भी पढ़ी है कि अगर आपका यील्ड डिक्रीज करेगा कूपन रेट से तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। यही तो बात समझ में आ गई। अब यहीं पे सेम परसेंटेज से हम क्या कर देते हैं, यील्ड को बढ़ा देते हैं। अगर यही यील्ड इंक्रीज कर जाए 2% से, 10% से 12% का यील्ड आ गया, करंट मार्केट यील्ड कितना दिख रहा है 12% का, तो पहले तो ये सोचिए वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड बट ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, है ना। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, 1000 से डिक्रीज करके 927 आ गई। ठीक, तो अगर पहले तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट सिंपली सी हो गया कि भाई अगर यील्ड आपका मार्केट यील्ड या करंट मार्केट इंटरेस्ट अगर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज करती है, उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा हो गई। ठीक, 1000 से 1079 हो गई। अगर यही यील्ड इंक्रीज कर जाता है, 10 से 12% हो जाता है, तो बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, तो 1000 से 927 हो गई। ये बात तो समझ में आ गई। अब आपका ये थ्योरम क्या था, थ्योरम ने क्या कहा था, थ्योरम ने कहा था कि भले सेम परसेंटेज से यील्ड में इंक्रीज या डिक्रीज हो, 2% से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो बॉन्ड की वैल्यू है ना वो बढ़ती ज़्यादा स्पीड से है, घटती कम स्पीड से है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि 2% से अगर हमने यील्ड को डिक्लाइन किया तो जो प्राइस में राइज आया वो 79.87 पैसे का आया, 1000 से 1079 हो गया था ना, तो 79 का इंक्रीज आया। वहीं जब हम 2% से यील्ड को बढ़ा दिए तो जो प्राइस है वैल्यू बॉन्ड की जो वैल्यू है वो गिरी कितने से 72.12 से, 1000 में से 927.88 लेस करेंगे तो कितना आएगा 72.12। देखिए आप समझिए ना, सेम परसेंटेज से यील्ड में वेरिएशन आया, लेकिन बॉन्ड की वैल्यू जब इंक्रीज करना था तो ज़्यादा इंक्रीज करी, पर जब बॉन्ड की वैल्यू गिरनी थी तो फिर वो कम गिरी। यही है थ्योरम, बॉन्ड प्राइस चेंजेस आर ग्रेटर फॉर इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। समझ में आई बात, एसिमेट्रिकल प्राइस चेंज है, जब प्राइस मतलब कि इंटरेस्ट में सेम चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट को सेम रेट से आप बढ़ाइए या घटाइए, पर जब आप बॉन्ड की वैल्यू पे इम्पैक्ट देख रहे हैं तो बढ़ता ज़्यादा स्पीड से, घटता कम स्पीड से। यही फिफ्थ थ्योरम है। आई होप आपको क्लियर हुआ। डिस्कस करने जा रहे हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स को, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है, एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, राइट। रिलेशनशिप किसके बीच में, जैसा नाम बता रही है टर्म और इंटरेस्ट रेट के बीच में। तो पहला क्या होता है टर्म टू मैच्योरिटी, और दूसरा क्या इंटरेस्ट रेट मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी। तो ये जो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट है, ये टर्म टू मैच्योरिटी जो मैच्योर हो रही है, कितने टाइम पीरियड पे मैच्योरिटी होती है उस, और उनको उस टाइम पीरियड तक क्या रिटर्न मिलता है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, क्या रिटर्न रहता है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को कौन एक्सप्लेन करता है, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट एक्सप्लेन करती है, राइट। अब कब एक्सप्लेन करती है, ये उन बॉन्ड्स के लिए एक्सप्लेन करती है जो हर रिस्पेक्ट से सेम होते हैं, सिर्फ मैच्योरिटीज़ उनके डिफरेंट होती है, तभी तो बता पाएंगे कि भाई मैच्योरिटी ज़्यादा है तो रिटर्न कैसा है, मैच्योरिटीज़ कम है तो रिटर्न क्या है। मतलब इनका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी बॉन्ड्स होते हैं, अगर बॉन्ड्स हर तरीके से सिमिलर है, मतलब सेम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर चीज़ सिमिलर है, तो उसकी जो मैच्योरिटीज़ है ना, मैच्योरिटी उसका टाइम पीरियड, उसका टर्म, और जो उसका रिटर्न है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ठीक, ये कहता है, ये शो क्या करता है कि किस तरीके से, है ना, हाउ जो मैच्योरिटी जो यील्ड होती है, यील्ड टू मैच्योरिटी होती है, वो टर्म टू मैच्योरिटी से रिलेट करती है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड में कितना रिटर्न मिलेगा, है ना, तो ये देखना पड़ता है कि इस बॉन्ड की टर्म कितने हैं, उसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है। ये कहता है कि भाई मैच्योरिटी पीरियड और रिटर्न के बीच में एक रिलेशन है। क्लियर है, ये जो रिलेशन होता है ना वो एक ग्राफिकल रिलेशनशिप है ना, उसको ग्राफ के थ्रू हम शो करते हैं, इसीलिए इसको यील्ड कर्व भी कहा जाता है। यील्ड कर्व मतलब रिटर्न कर्व, ठीक है। अब ये रिटर्न कर्व किससे रिलेट करेगा, ये ग्राफिकल रिलेशनशिप किसके साथ है, टर्म के साथ, मैच्योरिटी पीरियड के साथ है। यहाँ तो बात समझ में आई। तो जो यील्ड कर्व होता है वो क्या हो गया, यील्ड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है मैच्योरिटी और रिटर्न को, ठीक है। जो मैच्योरिटी होती है वो एक्स एक्सिस पे शो की जाती है, और जो रिटर्न होता है मतलब यील्ड होता है वो किस पे शो करते हैं, वाई एक्सिस पे। इसी को हम कहते हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट।
यहाँ तो बात समझ में आई, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इनका सिंपल सा मतलब है कि ये जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, जो यील्ड टू मैच्योरिटी मिलती है, वो रिलेटेड होती है इसके मैच्योरिटी से, उसके टर्म पीरियड से। क्लियर है? यही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। अब ये जो यील्ड कर्व है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो ये 4 तरीके से होते हैं, मतलब ये जो रिलेशन भी बताने वाले हैं ये 4 तरीके के बताते हैं। तो पहला क्या होता है हमारा नॉर्मल या अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, दूसरा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग या इन्वर्टेड यील्ड कर्व कहते हैं, तीसरा होता है फ्लैट यील्ड कर्व और चौथा होता है हमारा हम्ड यील्ड कर्व। ये 4 टाइप के यील्ड कर्व होते हैं, मतलब ये 4 टाइप के रिलेशंस होते हैं टर्म और इंटरेस्ट रेट के बीच में। बात समझ में आई? अब इन रिलेशंस को कि कैसे ये जो शेप्स आ रहे हैं, जैसे ये कर्व की बात की जा रही है ना, तो कर्व आपको पता है डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, फ्लैट होता है। तो ये जो कर्व की बात है, ये जो शेप यील्ड का जो शेप आ रहा है ना, वो शेप कैसे आएगा ये डिटरमाइन करती है 3 थियोरीज। ठीक है, तो ये थियोरीज बेसिकली यही एक्सप्लेन करना चाहती हैं कि इंटरेस्ट रेट का टर्म स्ट्रक्चर है कैसा है, ये इसको एक्सप्लेन करती हैं। तो इन 4 टाइप के कर्व को समझने के साथ ही हमें 3 थियोरीज भी देखनी चाहिए, क्योंकि ये 3 थियोरीज हमें रीज़न बताती हैं, हमें एक्सप्लेनेशन देती हैं कि ये कर्व इस तरह का क्यों है, वो अपवर्ड क्यों है, डाउनवर्ड क्या है, फ्लैट क्यों है, हम्ड क्यों है, ये इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देती हैं। तो ये थियोरीज कौन कौन सी हो गई? एक हो गई हमारी एक्सपेक्टेशंस थ्योरी, दूसरी हो गई लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, एलपीटी थ्योरी जिसे कहते हैं, और थर्ड हो गई हमारी मार्केट सेगमेंटेशन या प्रिफर्ड हैबिट थ्योरी कहते हैं, प्रिफर्ड हैबिटेट थ्योरी कहते हैं, राइट। तो हम एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व की, है ना, कि ये टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। सो पहला हमारा क्या होता है? नॉर्मल यील्ड कर्व या अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। सो देखिए अपवर्ड स्लोपिंग, आप समझ रहे हैं कि जो कर्व होगा वो कैसे होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने का क्या मतलब हुआ कि ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने वाला है, किसके बीच में? रिटर्न के बीच में और टाइम के बीच में। मतलब रिटर्न जो आपको मिल रहा है टिल मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, और टाइम टू मैच्योरिटी के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन। अच्छा, यील्ड टू मैच्योरिटी जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है नेचर ऑफ बॉन्ड के केस, जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया, वहाँ पे बताया है कि यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली क्या होती है ना, कि अगर उस बॉन्ड को आप मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हैं तो आपको रियल में क्या रिटर्न मिलता है, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। तो ये बता रहा है कि जो रिटर्न मिलने वाला है अगर आप इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हैं, जो रिटर्न मिलेगा और जो आपकी मैच्योरिटी पीरियड है, इनको दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। कहने का मतलब पॉजिटिव रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका टाइम मैच्योरिटी पीरियड इंक्रीज करेगा तो आपकी यील्ड भी इंक्रीज करेगी, यील्ड इंक्रीज करे तो मैच्योरिटी पीरियड इंक्रीज करा, मतलब लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं उनके रेट्स हायर होंगे कंपैरेटिवली किसके? शॉर्ट टर्म रेट्स के। मतलब जो बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए हैं उनका यील्ड कम होगा किसके कंपैरिजन में? लॉन्ग टर्म बॉन्ड के केस में, क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड में टाइम पीरियड ज़्यादा है, मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा है, टर्म ज़्यादा है, इसलिए यील्ड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, राइट। सो इस पॉजिटिव रिलेशन को जो यील्ड टू मैच्योरिटी और टाइम टू मैच्योरिटी के बीच में है ना, ये जो पॉजिटिव रिलेशन है वो कौन सा कर्व जनरेट करता है? आपका नॉर्मल यील्ड कर्व जनरेट करता है। क्लियर है? अपवर्ड यील्ड कर्व नॉर्मल यील्ड कर्व जनरेट करता है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ठीक है, इसीलिए इसको नॉर्मल यील्ड कर्व कह रहे हैं, क्योंकि ये जनरल सी बात है कि जब लॉन्ग टर्म के लिए आप बॉन्ड परचेज करते हैं, ड्यूरेशन लंबा है, तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलना चाहिए, तो उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी भी जो होती है, जो रिटर्न होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसको ना एक एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं कि जैसे देखिए आपके पास कई बॉन्ड हैं, तो उनकी फेस वैल्यू दी गई, उनका कूपन रेट दिया गया, उनका मैच्योरिटी ईयर दिया गया, 1 ईयर का बॉन्ड है, 2 ईयर का बॉन्ड है, 3 ईयर का, 4 ईयर का, 5 ईयर का बॉन्ड है, और उनकी करंट प्राइस मेंशन कर गई। अब आप यील्ड टू मैच्योरिटी देखिए और सिर्फ मैच्योरिटी पीरियड देखिए, क्योंकि टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट दोनों के बीच में रिलेशन बताता है, मैच्योरिटी और आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी के बीच में। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैच्योरिटी पीरियड इंक्रीज हो रहा है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जा रही है। 1 ईयर बॉन्ड की जो यील्ड है वो 12.546 है, वहीं पे 5 ईयर बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है मतलब यील्ड है वो 13.901 है। यही बात ये यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो अगर हम नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व का अगर कर्व देखें तो कैसे बनता है? इस तरीके से ये कर्व शो होगा। तो आप यहाँ इस कर्व को देखिए, टाइम टू मैच्योरिटी आप देखिए और यील्ड देखिए। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी पीरियड इंक्रीज हो रहा है, जैसे 30 ईयर्स है तो 30 ईयर्स पे आपका जो रिटर्न है सबसे ज़्यादा है, अप्रॉक्स 6 और 7% के बीच में जा रहा है, 6% तक में आपका यील्ड जा रहा है ना। तो यही चीज़ क्या हो गया? अपवर्ड स्लोपिंग हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं वो कंटिन्यू उनके यील्ड्स राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और जो रिस्पॉन्ड क्या करता है कि भाई इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, इस वजह से ये चीज़ें जा रही होती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इसलिए ये चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं।
ठीक, यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह सब कंसीडर हो जाता है। ठीक, सो अब हम क्या करते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड कर्व हमारा क्या आता है, सेकंड कर्व हमारा होता है इन्वर्टेड या डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, राइट। अब ये चीज़ क्या होती है, देखिए इन्वर्टेड कर्व जो होता है वो तब दिखता है जब आपकी जो लॉन्ग टर्म यील्ड है ना वो क्या हो जाती है, आपकी गिर जाती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म यील्ड से कम हो जाती है। मतलब क्या हो, कहने का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो शॉर्ट टर्म यील्ड है वो ज़्यादा रहेगी। अगर शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड है, मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म की है तो रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी है तो रिटर्न कम मिल रहा है, तो इसको हम डाउनवर्ड या इन्वर्टेड कहते हैं। सो ये कब होता है, ये तब होता है जब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने वाले हैं, तब जाके आपका इन्वर्टेड या डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व राइज होता है, मतलब ये आता है, ठीक है। सो ये जब यील्ड कर्व स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, इन्वर्टेड शेप लेता है ना, डाउन होना लगता है, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई ये वो टाइम पीरियड है जो वे बता रहा है कि फ्यूचर में आपका जो बॉन्ड है, ये जिस भी वजह से मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक, जिस भी वजह से आपको अच्छा रिटर्न नहीं देने वाला है, बल्कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप इसे होल्ड करिए, ये अच्छा रिटर्न आपको दे के जाएगा। तो ये इकोनॉमिक डाउन टर्न को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अगर ऐसा इन्वर्टेड यील्ड कर्व जा रहा होता है तो ये बताता है कि रिसेशन आने वाला है ना, क्योंकि इन्वेस्टर्स की जो परसेप्शन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की जो परसेप्शन है वो चेंज हो चुकी है। वो ये समझ रहे हैं कि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका स्लोप देखिए इस तरीके से फ्रेम होता है। आप यहाँ पे देखिए कि जो आपके कम टाइम पीरियड के बॉन्ड्स हैं उनको आपको रिटर्न ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि जो लॉन्ग टर्म पीरियड्स के जो बॉन्ड है, जैसे 16 ईयर्स तक के बॉन्ड जो हैं उनके रिटर्न क्या हो जा रहे हैं, डिक्रीज कर जा रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड या डाउन साइड आपका यील्ड कर्व कहते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है फ्लैट यील्ड कर्व। देखिए फ्लैट कर्व क्या होता है, फ्लैट कर्व तब होता है जब किसी भी मैच्योरिटी पीरियड पे आप बात कर लीजिए पर रिटर्न आपका सेम रहेगा, मतलब जो कर्व जा रहा है वो बिल्कुल फ्लैट है, मतलब यील्ड आपका सेम रहेगा, टाइम पीरियड भले ही आपका कोई भी चेंज क्यों ना हो। तो मैच्योरिटी पीरियड से यील्ड का कोई वो नहीं जाता, मैच्योरिटी पीरियड कुछ भी हो, यील्ड आपका सेम रहने वाला है। तो ये जो कर्व होता है ना, बहुत लिटिल बिट डिफरेंसेस शो करते हैं आपके मैच्योरिटी पीरियड के साथ, मतलब आपके शॉर्ट टर्म बॉन्ड हो या लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो, अगर इनकी रिटर्न की बात करें तो उनकी रिटर्न में बहुत स्लाइट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे 2 ईयर्स, अगर 2 ईयर्स का बॉन्ड है तो इट मे बी ऑफर 6%, वहीं पे 5 ईयर का बॉन्ड क्या करेगा, 6.1%। तो मतलब इसी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 ईयर का बॉन्ड 6% दे रहा हो, वहीं 20 ईयर्स का बॉन्ड 6.1 या 6.2 दे रहा। तो आप देखेंगे कि मेच्योरिटी पीरियड ज़्यादा जा रहा है पर जो आपकी रिटर्न है ना, रिटर्न में कोई ऐसा इंक्रीज नहीं हो रहा है, बहुत स्लाइट डिफरेंस रिटर्न में आता है। तो इसलिए कैसा हो जाता है, ये फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट यील्ड कर्व जनरली कब आता है, जब ट्रांजिशंस होती है, मतलब नॉर्मल यील्ड कर्व से जब इन्वर्टेड यील्ड कर्व की तरफ मूव होते हैं, तब उस बीच के जो टाइम पीरियड होते हैं, उस ट्रांजिशन टाइम पीरियड में आपका जनरली फ्लैट यील्ड कर्व आ जाता है। और फ्लैट यील्ड कर्व नहीं एक्सपेक्ट कर पाता है, मतलब ये बता नहीं सकता, अगर फ्लैट यील्ड कर्व है तो उस टाइम पे ये एज्यूम नहीं किया जा सकता है कि मार्केट किस साइड जाने वाला है, मतलब जैसे इकोनॉमिक कंडीशन क्या आने वाली है, रिसेशन है, एक्सपेंशन है, क्या होने वाला, वो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका क्या कहलाता है, फ्लैट यील्ड कर्व कहलाता है। इसका अगर आप डायग्राम देखिए तो इस तरीके से रहता है कि टाइम ऑफ मैच्योरिटी कुछ भी रहे पर रिटर्न आपको ऑलमोस्ट सिमिलर जा रहा है, 5 to 4% के बीच में ही वैरी किया जा रहा है, ठीक है, कोई भी टाइम पे कोई भी मैच्योरिटी पीरियड क्यों ना हो। फिर हमारा आता है एक हम्ड यील्ड कर्व, राइट। हम्ड यील्ड कर्व की अगर हम बात करते हैं तो हम्ड यील्ड कर्व क्या होता है, बेसिकली देखिए हम्ड मतलब हम्प है इस पे, है ना, बीच में उठा हुआ है। तो हम्ड यील्ड कर्व क्या कहता है कि इसमें जनरली जो मीडियम टर्म यील्ड होते हैं, जो मीडियम टर्म के बॉन्ड्स होते हैं ना, उनकी यील्ड ज़्यादा होती है, ठीक है। जो मीडियम टाइम पीरियड के बॉन्ड्स हैं उनकी रिटर्न ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली किसके, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के, ठीक है। तो हम्ड कर्व क्या दिखाता है कि जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं आपके या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं वो नियरली टू इक्वल होंगे। शॉर्ट टर्म बॉन्ड का जो रिटर्न होगा या लॉन्ग टर्म बॉन्ड का जो रिटर्न होगा वो आपस में एक जैसे दिखेंगे, ऑलमोस्ट सेम रिटर्न दे रहे होंगे। लेकिन जो मिड टर्म का बॉन्ड होगा ना, इन दोनों के कंपैरिजन में हाई रिटर्न आपको पे कर रहा होगा, ठीक। तो इसको हम कहते हैं हम्ड यील्ड कर्व, है ना। तो हम्ड कर्व जो होता है वो रेयर होता है। तो ये कब होता है, जब ये हम्ड अगर कर्व आता है तो ये शो करता है कि भाई इकोनॉमिक अच्छी ग्रोथ करने वाली है। इसका कर्व देखिए इस तरीके से फ्रेम होता है। आप यहाँ पे समझिएगा कि इनिशियली मतलब शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जो हैं उनके रिटर्न और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के रिटर्न जो हैं आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे, लेकिन जो मिड टर्म के बॉन्ड हैं उनके रिटर्न्स हायर जा रहे हैं। क्योंकि टर्म स्ट्रक्चर इंटरेस्ट रेट है, यही चीज़ है कि रिटर्न
और आपकी मैच्योरिटी के बीच का रिलेशन दे रहा है कि मैच्योरिटी अगर ज़्यादा है तो रिटर्न क्या है, अगर मैच्योरिटी कम है तो रिटर्न कैसा है। इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही तो हम क्या है, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, और ये दोनों के रिलेशन ग्राफिकली हम प्रेजेंट कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये सारे कर्व निकल के आए जिसको हम यील्ड कर्व कह रहे हैं। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब जैसे मैंने कहा था कि ये कर्व ऐसे क्यों आते हैं, इसको कुछ थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया, बेसिकली 3 थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया है। अब हम क्या करेंगे, उन थ्योरीज को भी समझ लेते हैं, ठीक है। सो यील्ड कर्व की जो थ्योरी है, टर्म स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है, वो पहली थ्योरी हमारी होगी द एक्सपेक्टेशंस थ्योरी। एक्सपेक्टेशंस थ्योरी की अगर हम बात करें तो जे.आर. हिक्स, एफ.एल. लुट्ज एंड मलकैल ने अलग अलग टाइम पीरियड पे उसको डेवलप किया, ठीक है, उस चीज़ को समझाया, एक्सप्लेन किया। सो एक्सपेक्टेशन, नाम क्या क्लियर करे, एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या हाइपोथेसिस करती है कि जो आपकी यील्ड कर्व का शेप है ना, वो हम्ड होगा, फ्लैट होगा, डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, जो शेप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस पे। इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसी के बेसिस पे ही आपका यील्ड कर्व का शेप चला जाता है, ठीक है। ये थियरी अज्यूम करती है कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के यील्ड होते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के रिटर्न होते हैं ना, वो एवरेज होते हैं किसका, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के रिटर्न का, राइट। तो आपके जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं वो जितना भी रिटर्न पे कर सकते हैं, ठीक है, उन सारे रिटर्न जो भी एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न्स हो सकता है एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का, उनका एवरेज ही आपको लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड होते हैं वो उसके रिटर्न्स पे करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के जो रिटर्न है वो किसका एवरेज है, आपके शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के जो रिटर्न होते हैं, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं, उनका एवरेज होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये जैसे मैंने कहा ना कि ये जो कर्व है वो कैसे होता है, इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन पे होता है। तो जैसा इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे रेट्स को, उसके हिसाब से कर्व आता है। अगर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेट्स है वो राइज करने वाली है, तो आपका यील्ड कर्व क्या होगा, अपवर्ड चला जाएगा। वहीं उन्हें लगता है कि वो अनचेंज्ड होगी तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। और वहीं पे अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये गिरने वाली है तो आपका इन्वर्टेड आ जाएगा, यील्ड कर्व डाउनवर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गई। सो ये बेसिकली क्या हो जाती है कि आपका जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उसका रिटर्न क्या है, एवरेज है शॉर्ट टर्म यील्ड का। बस इतना सा याद रखिए। लॉन्ग टर्म रेट्स जो है वो रिफ्लेक्ट किसको करते हैं, आपके एक्सपेक्टेड फ्यूचर शॉर्ट टर्म रेट्स को। लॉन्ग टर्म रेट्स आपके किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्यूचर शॉर्ट टर्म रेट्स को। दैट्स इट, ठीक है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थ्योरी हो गई। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है। देखिए नाम कुछ कह रहा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। सो एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये डिजायरेबल होता है इन्वेस्टर के थ्रू कि वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करे कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के। और क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के पास लिक्विडिटी होता है। आपका पैसा आपके पास 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 25 लाख है, जो भी पैसा आपके पास है, अब आप उसको अगर 10 साल के लिए, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते तो अब वो 20 लाख रुपए अगर आप मान लीजिए आपके पास हैं तो 20 लाख रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट हो गए। अब आप 20 लाख रुपए नहीं पा सकते जब तक कि आप उसको तोड़वाएं नहीं, उसमें कुछ लॉस ना करें, क्योंकि 20 साल के लिए आपने उसको प्रिजर्व कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपकी लिक्विडिटी कम हो गई ना, आपको तुरंत कैश चाहिए तो आपके पास नहीं है क्योंकि आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म पीरियड में। तो वही कह रहे हैं कि हर एक इन्वेस्टर क्या चाहता है, उसकी प्रेफरेंस क्या होगी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस होती है कि वो जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सके। लिक्विडिटी इन द सेंस व्हाट, कैश कन्वर्टिबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स वो ज़्यादा प्रेफर करेगा। अब आपके 20 लाख रुपए अगर 1 साल के लिए लगाना हो तो आप लगा देंगे कि चलो 1 साल की बात है, 1 साल में कोई इतना दिक्कत नहीं आएगी। तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यही कह रहा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो लेंडर्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को ओवर अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, जब तक कि उन्हें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ पे कुछ ऐसा रिटर्न ना मिल रहा हो जो उनके इस इंटरेस्ट रेट के रिस्क को कंपनसेट कर दे, राइट। कि मतलब लिक्विडिटी कोई बात नहीं, इतना अच्छा रिटर्न मिल जा रहा है, ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक वो हमेशा किसको प्रेफर करेंगे, लिक्विडिटी को प्रेफर करेंगे। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को होल्ड करने की तभी चाहत रखते हैं जब उन्हें इस पर बहुत हायर इंटरेस्ट रेट मिले, क्योंकि वो रिस्क लेने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जब होते हैं, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी पीरियड जब होती है तो रिस्क की चांसेस ज़्यादा होती हैं क्योंकि प्राइस ज़्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं। हमने बॉन्ड की वैल्यूएशन में भी ये देखा है, तो ज़्यादा प्राइस फ्लैक्चुएशंस आती है तो वो रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अगर वो रिस्क ज़्यादा उठा रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि उन्हें इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई मिले। तो जब
वो तभी लॉन्ग टर्म बॉन्ड को प्रेफर करना चाहेंगे जब उन्हें बहुत हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, और ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट होता है वो उसे लिक्विडिटी प्रीमियम मानेंगे। जब तक उन्हें लिक्विडिटी प्रीमियम नहीं मिल रहा होगा कि वो लिक्विडिटी को छोड़े, उसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा मिल रहा हो, तब तक वो कभी भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड की तरफ जाना नहीं चाहेंगे। उनकी डिज़ायर क्या रहेगी, हमेशा आपकी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होंगी। तो ये चीज़ कही जा रही है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड ज़्यादा आ जाएगी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की, और इस वजह से आपका जो स्लोप होगा वो इन्वर्टेड आ जाता है। बात समझ में? ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मार्केट सेगमेंटेशन या प्रिफर्ड हैबिटेट थ्योरी। प्रिफर्ड हैबिटेट मतलब हैबिट क्या है ना? तो मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी कहती है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो मैच्योरिटी पीरियड से रिलेट नहीं करता है, वो डिटरमाइन करता है क्या चीज़, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, रेट क्या होगा, रिटर्न क्या होगा, ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशंस पे, कि उस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट की डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन क्या है, उस बेसिस पे जाता है, ना कि मैच्योरिटीज़ के बेसिस पे जाता है। मतलब डिफरेंट मैच्योरिटीज़ के रहने के बावजूद भी उनके इंटरेस्ट रेट अलग होते हैं। इंटरेस्ट रेट मतलब सेम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है। सो ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट फॉर ईच बॉन्ड विद डिफरेंट मैच्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर द बॉन्ड विथ नो इफेक्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द बॉन्ड्स विद अदर मैच्योरिटीज़। कि जो बॉन्ड्स हैं डिफरेंट मैच्योरिटीज़ के, उस पर क्या रिटर्न, उसके बेसिस पे बात नहीं होती, बात होती है कि उस पर्टिकुलर डिमांड चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई क्या है। सो इनका फोकस है कि रिटर्न और मैच्योरिटीज़ के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई है, उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट किया जाता है कि जो बॉन्ड्स हैं, है ना, जो फंड्स हैं, उनकी सप्लाई और उनका डिमांड जो है अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में, वो किस वजह से आता है, वो हैबिट की वजह से आता है, कि इंडिविजुअल की हैबिट क्या है, और वो डिटरमाइन करता है यील्ड को, है ना। अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो वो चाहेगा ना कि उसका पेंशन आ रहा है, उसको इंश्योरेंस मिल जाए, वो इस तरह की सेफ चीज़ें चाहेगा। तो उसका जो ये प्रेफर्ड हैबिट ही क्या हो जाएगी कि भाई हमको सेफ्टी चाहिए, हमें रिस्क नहीं चाहिए, हमें लिक्विडिटी नहीं चाहिए, हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए। मतलब अलग अलग हैबिट होती है ना, तो उस हिसाब से वो डिमांड सप्लाई जनरेट होती है, और वो डिटरमाइन करती है रिटर्न को, ना कि मैच्योरिटीज़ डिटरमाइन करती हैं। सो ये मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरीज हो गई। तो इस तरीके से ये थ्योरीज एक्सप्लेन की गई हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।